अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी वही रिवीजन सीरीज। चलो एएस करें, ठीक है। अच्छा, इसमें अपना एएस 19 कल रह गया था। एएस 19 कल लेना पॉसिबल नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज अपन शुरुआत एएस 19 से करेंगे और आज दो बड़े बड़े एएस, एक तो एएस 19 और एक एएस 20 खत्म कर देंगे। अच्छा, तुमको बताया एक अटेम्प्ट में एएस 19 और एएस 20 एक साथ आए मई 2024 में। मई 2024 में एएस 19 का भी क्वेश्चन आया था और एएस 20 का भी क्वेश्चन आया था। तो सर क्या ये इंपॉर्टेंट एएस है क्या? अगेन यस, इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एएस। अगर समझा तो सबसे इजी, ना समझा तो सबसे डिफिकल्ट, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं एएस 19। एएस 19 इज ऑल अबाउट लीजेस। व्हाट डज मीन बाय लीज? लीज मतलब क्या? कोई भी चीज रेंट पे देना, या फिर रेंट से भी बेटर, रेंट इज अ शॉर्टर टर्म, लीज इज द वेरी ब्रॉडर टर्म। क्योंकि जनरली अपन रेंट पे कैसा, रेंट का क्या सिस्टम रहता, एक बार मैंने कोई एसेट रेंट पे दिया और हर महीने या हर साल उससे रेंट लेता रहूंगा। लेकिन जनरली लीज इन्वॉल्व ब्रॉडर पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए लीज इज द ब्रॉडर वर्ड देन रेंट। एक बार पेज बताओ लीज का कौन सा? 105। ओके, ये आ गया लीजेस 105। अब देखो अगेन लीजेस में दो पार्टी रहेगी, एक तो लेसर और दूसरा लेसी। अपन दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग देखना है, इन द बुक्स ऑफ लेसर भी देखने वाले और इन द बुक्स ऑफ लेसी भी देखने वाले हैं। बोलो बराबर है क्या? यस। अब ध्यान देना, इसमें लीजेस में दो तरीके के लीज अरेंजमेंट अपन देखेंगे। एक तो अकाउंटिंग फॉर द ऑपरेटिंग लीज, इन दोनों के बुक्स में, लेसर और लेसी के बुक्स में। एंड अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, दोनों के बुक्स में, लेसर और लेसी के। चलो ध्यान देना, जब भी मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं दोनों के बुक में, तो सबसे पहले मेरे को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और वेदर इट इज अ ऑपरेटिंग लीज। सर फाइनेंस लीज मतलब क्या? अब देखो अपना ये है ना, मोर लॉजिकल टर्म्स में बात करता। बहुत बार मेरे फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करने की जगह मैं क्या करूंगा, मैं एसेट लीज पे लूंगा। अब देखो ध्यान देना, मेरे को लोन चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था? लोन। मैंने सामने वाले को क्या बोला, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरे को लोन मत दे, तू मेरे को क्या दे दे। मैं वैसे भी तेरे से लोन लेता और वो लोन का क्या करता, एसेट खरीद लेता। तू मेरे को उससे अच्छा तो मैं एसेट खरीद लो और वो एसेट मुझे लीज पे दे देता। वो बोलेगा मेरा तो इंटरेस्ट एसेट में था ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है तुमको तो वैसे भी इंटरेस्ट इनकम की जगह मेरे से लीज रेंट लो। मतलब लीज रेंट विल बी इंक्लूडिव ऑफ इंस्टॉलमेंट की तरह। इंस्टॉलमेंट में दो चीजें रहती, क्या क्या? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो जब मैं लीज पेमेंट दे रहा हूँ, वो लीज पेमेंट भी अपन इंस्टॉलमेंट की तरह डिस्कस करेंगे, जिसमें दो चीजें रहेंगी, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। तो क्या सामने वाला रेडी हो जाएगा क्या? यस। क्यों? क्योंकि एक तो उसका अश्योरेंस है भाई, कल को चल के अगर ये सामने वाला पैसे नहीं देता तो एसेट तो मेरा ही है, मैं कभी भी एसेट उठा के लेके आ सकता, क्योंकि मैंने एसेट किस पे दिया? लीज पे दिया। सो ये अरेंजमेंट को मैं जनरल रेंट बोलूं तो गलत होगा या सही? गलत होगा, क्योंकि अपना एएस मोर लॉजिकल एस्पेक्ट पर काम करता। तो अपने एएस ने क्या बोला, इसको रेदर देन क्लासिफाइंग एज अ नॉर्मल लीज ट्रांजैक्शन, इसको एक सेपरेट अकाउंटिंग करके फाइनेंस लीज एक कॉन्सेप्ट बनाया। यानी फाइनेंस लीज में मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस रेंट पे देना एसेट पर्पस था, या मेरा पर्पस लोन या इंटरेस्ट का था? लोन या इंटरेस्ट। बोलो बराबर है क्या? यस। तो वो फाइनेंस लीज हो गया। लेकिन ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या? नॉर्मल कंडीशन है, मेरे को रेंट पे देना मेरा काम है, मैंने एसेट रेंट पे दिया और मेरे को एसेट से रेंट आ रहा है। बोलो बराबर। यानी दो तरीके की लीज रहेंगी, एक तो ऑपरेटिंग लीज, दूसरा फाइनेंस लीज। अब एक बात बताओ, तो ऑपरेटिंग लीज इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि वहां पे दिमाग लगाना नहीं है, मैं रेंट दे रहा हूँ, मेरे लिए रेंट एक्सपेंस हो गया, सामने वाला रेंट रिसीव कर रहा है, उसके लिए रेंट इनकम हो गया। कोई झंझट है क्या? झंझट कहाँ पे? फाइनेंस लीज में काफी झंझट है। फाइनेंस लीज में झंझट है मतलब क्या है, ध्यान देना। फाइनेंस लीज में मैंने तुमको बताया, लीज रेंट जो है, लीज रेंट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट में दो बातें रहती है क्या? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यानी इस सब का कैलकुलेशंस मेरे को करने पड़ेंगे क्या? यस। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज जस्ट अ ब्रीफ क्रक्स।
तो इसी बेसिस पे मेरे को फिर पूरी फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग अपन सीखेंगे दोनों के वीक में, लेसर और लेसी। बोलो बराबर है? yes. अच्छा, हु इज लेसर एंड हु इज लेसी? जो पर्सन एसेट रेंट पे दे रहा और जिसको रेंट रिसीव होगा वो कौन हो गया? लेसर। जिसने एसेट रेंट पे लिया और रेंट देना है वो पार्टी कौन हो गई? लेसी। बोलो बराबर है क्या? यस, यानी दो पार्टी हो जाएंगी, एक तो लेसर और दूसरा लेसी। बोलो बराबर है क्या? यस। पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके फटाफट, जो लिखे हुए जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। देखो दो पार्टी रहेंगी, एक तो लेसर और लेसी। क्या क्या आएगा? लीज अरेंजमेंट, नेचुरल एक्सपोर्ट्स नहीं आता, लाइसेंसिंग मोशनिंग नहीं आता क्योंकि AS 26 में जाएगा, और लीज एग्रीमेंट टू यूज द लैंड MIDC लीज भी यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ये सब एक्सक्लूड होगा। देखो दो तरीके की लीज है, फाइनेंस लीज और दूसरा ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में देखो, मेरे को एसेट होल्ड करना मेरा एम था क्या? नहीं, मेरा एम था मेरे को लोन चाहिए। तब एक बार जो एसेट खराब हुआ तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्या? मेरे को तो भाई एसेट में लेना देना ही नहीं था, सामने वाला देखे। बोलो बराबर है क्या? यस। A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all risk and reward incident into the ownership। मतलब ओनरशिप के मैंने सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड सामने वाले को दे दिया, भाई तू एसेट देख जला कुछ भी कर, मेरे को एसेट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मेरी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में क्या सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करूंगा? क्या नहीं, अगर सामने ऑपरेटिंग लीज में सामने वाला अच्छे से यूज नहीं कर रहा, मैं उसको जाके बोलूंगा, क्या बोलूंगा? भाई अच्छे से यूज कर। बोलो बराबर है क्या? यस। यानी कौन सी लीज हो गई? ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पे सब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते। इन फाइनेंस लीज अकाउंटिंग इज डन एज इफ एसेट परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट एंड लीज रेंट इज ट्रीटेड एज इंस्टॉलमेंट। बोलो बराबर है क्या? यस। इन ऑपरेटिंग लीज एसेट इज अंडर रेंट एग्रीमेंट, रेंट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टीज। बोलो बराबर है क्या? अच्छा, यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज के, फाइनेंस लीज के इंडिकेटर है 5 डिटर्मिनिस्टिक और 3 सजेस्टिव। अच्छा, इंडिकेटर मतलब क्या? गाड़ी वाला वही, जैसे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट, राइट जाना है तो राइट। हाँ, लेकिन तुम लोग नहीं देते ना, ऐसे गर्ल्स नहीं तो लेफ्ट जाना है तो राइट का इंडिकेटर देते, राइट जाना है तो लेफ्ट का। इंडिकेटर मतलब क्या? डायरेक्शन, जो साइड जाना है। तो इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज मतलब क्या? बताएंगे भाई फाइनेंस लीज है या फाइनेंस लीज नहीं है। बोलो बराबर है क्या? 5 डिटर्मिनिस्टिक, अगर ये 5 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कौन सी लीज हो जाएगी? फाइनेंस लीज। ये 3 सजेस्टिव कंडीशन है, कुछ भी नहीं। ये वो पर्सन के सजेशन है, अपने रिश्तेदार के सजेशन है, जिसको अपन सुन के भी क्या कर देते हैं? इग्नोर। बोलो बराबर है क्या? यानी ये कंडीशन सारी की सारी कंडीशन मेट हो रही, रिश्तेदार जैसे अपन ने बोला सब वही अपने हिसाब से भी बात बोल रहा, तो भी अपन रिश्तेदार की बात क्या करते? इग्नोर, क्योंकि अपने में मतलब क्या फुद्दू है ऐसा। ठीक है, तो वैसे इवन इफ ऑल कंडीशंस आर मेट, क्या फाइनेंशियल अप्लाई होगा क्या? नहीं। लेकिन 5 डिटर्मिनिस्टिक पैरामीटर है, मम्मी पापा भाई, फिर उसके बाद चाचा चाची, ऐसे 5 डिटर्मिनिस्टिक इन्होंने बोला तो सुनना पड़ेगा क्या? ये 5 डिटर्मिनिस्टिक एक भी कंडीशन सेटिस्फाई तो कौन सी लीज हो जाएगी? फाइनेंस लीज। बोलो बता देगा। अच्छा, 5 बहुत लॉजिकल है। सबसे पहली कंडीशन ये बोलती है, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है? वेयर लेसी बिकम्स द ओनर एट द एंड ऑफ लीज टर्म ऑटोमेटिकली। जैसे ही लीज टर्म खत्म हो गया, 10 साल का लीज टर्म था, 10 साल बाद सामने वाली पार्टी ओनर बन जाएगी। भाई सामने वाला ओनर है, यानी इंडीड कौन सी लीज थी भाई? फाइनेंस लीज। बोलो बना क्या? मेरे को इंटरेस्ट था क्या? मेरे को 10 साल का खाली इंस्टॉलमेंट लेना था, 10 साल बाद अब एसेट उसका वो जाने कुछ वो उसके रिस्क एंड रिवार्ड। बोलो बना कौन सी लीज? सेकंड क्या है? वेयर लेसी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द ओनर। मतलब ओनर बनेगा लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, उसको कुछ पे करनी पड़ेगी, स्मॉल अमाउंट विच विल बी ऑब्वियसली लेस देन द फेयर वैल्यू। मतलब मैंने उसको बोला ठीक है, अपने को ये कंडीशन में अटक रहे ना, तो मेरे को क्या करना, 1000 रुपए में एसेट खरीद दे। अब 1 लाख का एसेट 1000 में, क्या फेयर वैल्यू से कम में मिल रहा क्या? यस। यानी इंडीड मेरे को एसेट देना था और सामने वाला ऑप्शन ऑप्ट करने वाला है कौन सी लीज? सॉरी, कौन सी लीज? फाइनेंस। उसके बाद क्या है? वेयर लीज टर्म कवर्स मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ या होल इकोनॉमिक लाइफ। मतलब लीज टर्म में मेरे एसेट 10 साल था, 8 साल तो सामने वाले के पास ही है, यानी मेजोरिटी टाइम उसके पास ही है, तो ऑब्वियसली कौन सी लीज? फाइनेंस लीज। और दो है देखो, एसिड इज स्पेशलाइज्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। मतलब मैंने मेरे हिसाब से बोला, ये एसिड पे ऐसे सीढ़ियाँ रहना, ये एसिड पे ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप रहना, ऐसा डायरेक्शन, वो कोई और किसी के काम नहीं आएगा, सिर्फ मेरे काम आएगा। तब एक बार बताओ, यानी वापस से अगेन कौन सी लीज होगी? मेरे हिसाब से बना के दिया, मतलब फाइनेंस लीज। और लास्ट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू। मतलब मेरे फ्यूचर के जितने भी लीज रेंटल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू करूँ, और वो नियरली किसकी आ रही? फेयर वैल्यू। तो मेरी कौन सी लीज हो गई? फाइनेंस लीज। यानी 5 है, एक तो लेट्स से विल बिकम द ओनर ऑटोमेटिकली,
सेकंड क्या, लेस इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द ओनर बाय पेइंग स्मॉल अमाउंट लेस देन फेयर वैल्यू। लीज टर्म कवर मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ, एसेट स्पेशलाइज है, और फिफ्थ पॉइंट क्या था, प्लेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। पांच में से पांचों का कंडीशन सेटिस्फाई होना है या एनी वन कंडीशन भी सेटिस्फाई तो फाइनेंस लीज में कर दूंगा। सजेस्टिव कंडीशन एक बार पढ़ लेना। आप देखो कुछ टर्म्स है, देखो लीज में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब देखो ध्यान देना, दो पार्टी है, क्या एग्जांपल, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ए ने बी को एसेट दिया लीज पे। अब सपोज अपन है ना पहले फाइनेंस लीज के हिसाब से बात करते हैं, या कोई भी लीज, फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, ध्यान देना। अब ए ने बी को लीज पे एसेट दिया, यानी ए कौन हो गया, लेसर, बी कौन हो गया, लेसर। बोलो बराबर है क्या। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टर ए लेसर है और मिस्टर बी लेसी है। अब फाइनेंस लीज के केस में तुमको क्या लगता है, एसेट मिस्टर ए ने रिकॉर्ड करना चाहिए या मिस्टर बी ने, मिस्टर बी ने एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए। बोलो बोल रहे कि एसेट किसने रिकॉर्ड करना चाहिए, मिस्टर बी। क्यों, क्योंकि फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज में मिस्टर ए को एसेट से लेना देना था क्या, नहीं, मिस्टर बी को लेना देना था क्या, यस। तो एसेट कौन रिकॉर्ड करेगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए एसेट रिकॉर्ड करेगा क्या, नहीं। अच्छा उसके अलावा ध्यान देना, अगर ये रिकॉर्ड कर रहा तो डेप्रीसिएशन भी कौन क्लेम करेगा, मिस्टर बी। मिस्टर ए डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा क्या, लेकिन सर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एसेट तो दिया, लेकिन ये एसेट को क्या कंसीडर करना है, लोन कंसीडर करना। क्या कंसीडर करना, लोन। और लोन के ऊपर क्या चार्ज करेंगे अपन, इंटरेस्ट। बराबर है, यानी इनिशियली मिस्टर ए एसेट देगा और क्या रिकॉग्नाइज करेगा, लोन। एंट्री क्या हो जाएगी, तो सिंपल है, लोन, लोन में लायबिलिटी और इंक्रीज इन द लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। बोलो बराबर है क्या, यानी लोन अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। बोलो बराबर है क्या, यस। समझ में आ रहा है क्या, नहीं रे, लोन मेरे लिए एसेट है ना मिस्टर ए के लिए, तो लोन दिया मतलब एसेट, यानी एक लोन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट दे दिया, लोन रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी देखो, लोन पेएबल, क्या ये चीज आएगी क्या, बोलो रे, यस। इंटरेस्ट पेएबल, क्या ये चीज आएगी क्या, बोलो रे, यस। ये कौन सी लीज चल रही, देखो फाइनेंस लीज। वापस से बता रहा, मिस्टर ए के पास एसेट था, खरीदा ए ने, किसको दिया, मिस्टर बी को, लीज को। तो क्या मिस्टर ए के बुक्स में एसेट होना चाहिए क्या, नहीं। तो एसेट हटाने के लिए एसेट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और मिस्टर बी से लोन रिसीवेबल है, लोन रिसीवेबल मतलब एसेट, यानी लोन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट करके बुक से हटा दूंगा। बोलो बराबर है क्या, यस। और उसके बाद हर साल क्या रिसीव करूंगा, इंटरेस्ट। बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा यहाँ पे मिस्टर बी एसेट रिकॉर्ड करेगा क्या, यस। यहाँ पे यहाँ एंट्री हुई, एसेट अकाउंट डेबिट टू लोन पेबल, हर साल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा क्या, यस। और लोन पेबल इंस्टॉलमेंट में पे होता रहेगा। अच्छा लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल की अकाउंटिंग सिंपल है। लोन रिसीवेबल में एक तो प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव होगा और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव होगा। यहाँ पे लोन पेएबल में प्रिंसिपल पे होगा और इंटरेस्ट पे होता रहेगा। इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, बोलो बराबर है, और इंटरेस्ट इसके लिए इनकम। बोलो बराबर है क्या, इंटरेस्ट इसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, और इसके लिए क्या हो गया, इनकम। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, पक्का, अरे बोलो रे, कोई दिक्कत दुविधा अड़चन समस्या प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पक्का। अब यहाँ पे देखना एक और कॉन्सेप्ट है, GRV एंड UGRV। अब एक बात बताओ, एसेट में क्या टोटल रेसिडुअल वैल्यू रहेगी क्या, बोलो रे, यस। एसेट में क्या रहेगी, टोटल रेसिडुअल वैल्यू। टोटल रेसिडुअल वैल्यू मतलब क्या, एट द एंड ऑफ टर्म ऑफ द लीज, जो एसेट जब मैं बेचूंगा तो कितनी रेसिडुअल वैल्यू उसकी बचनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये इम्पैक्ट कैसे होगी, अगर मैं एसेट अच्छे से यूज करूं तो रेसिडुअल वैल्यू कम आएगी या ज्यादा, ज्यादा। लेकिन एसेट बुरी तरीके से यूज करूंगा तो रेसिडुअल वैल्यू कम आएगी या ज्यादा, कम आएगी। बोलो बराबर है क्या, ये चीज पक्का क्लियर है, यस। देखो
अगर एसेट बुरी तरीके से यूज करने से मेरी रेसिडुअल वैल्यू कम होगी। तो लेसर लेसी को मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या बोलेगा, तू एसेट अच्छे से यूज करना, लेकिन अच्छे से यूज नहीं करा तो मेरी रेसिडुअल वैल्यू कम होगी। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या बोल रहा, तू मेरे को गारंटी दे रेसिडुअल वैल्यू की, क्या दे, गारंटी कि अगर इतनी रेसिडुअल वैल्यू नहीं आई तो मिस्टर बी भरना। किसने भरना चाहिए, मिस्टर बी ने। यानी मिस्टर बी ने एडिशनली क्या देने वाला है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्या देने वाला है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। जीआरवी किसने किसको दी, लेसी ने लेसर को। लेकिन लेसर के लिए सिर्फ जीआरवी था या यूजीआरवी भी जरूरी है, यूजीआरवी भी जरूरी है। एक तो जीआरवी ये इसको देगा और यूजीआरवी ये खुद बियर करेगा, बोलो बराबर है। यानी लेसर मिस्टर ए के लिए जीआरवी भी जरूरी है और यूजीआरवी भी जरूरी है। अच्छा जीआरवी मतलब क्या, आप देखो टोटल रेसिडुअल वैल्यू थी, उसमें से सपोज टोटल रेसिडुअल वैल्यू थी 1 लाख, उसमें से गारंटी आई 60,000 की, तो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बचे कितनी, 40। समझा क्या कैसे आया, यानी टोटल रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। बोलो पक्का, क्लियर है यहाँ तक, कोई दुविधा अड़चन समस्या प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पक्का। आगे बढ़ो, ठीक है, एक से चलो यहाँ तक क्लियर है, यस। किसके लिए पढ़े, जीआरवी यूजीआरवी, पक्का। अच्छा कि ये कि सब किसके बारे में पढ़े, फाइनेंस। नीचे को यहाँ पे लिखा हुआ है गारंटी टोटल रेसिडुअल वैल्यू, मतलब जो एट द एंड ऑफ लीज टर्म में आनी चाहिए। अब इसमें जीआरवी मतलब किसने, लेसी ने लेसर को गारंटी दिया, वो हो गया जीआरवी। यूजीआरवी मतलब जिसने गारंटी नहीं दिया। टोटल फॉर्मूला कैसा बना, रेसिडुअल वैल्यू प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। अच्छा जब मैं लेसी के लिए देखूंगा तब क्या कंसिडर करूंगा, सिर्फ जीआरवी। जब लेसर के लिए कंसिडर कर रहा तब दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। इन द बुक्स ऑफ लेसी क्या रिकॉर्ड करते थे अपन, एसेट, बराबर है। इसका बाद में लगे तो नोट्स में कहीं बनाना है तो बना देना ये चार्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन द बुक्स ऑफ लेसी अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे, एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, एसेट। और लोन लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा, बोलो बराबर है क्या, यस। तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, बोलो बराबर है। लेसर मतलब क्या, लीज लायबिलिटी आ गई, बोलो बराबर है। एसेट के ऊपर फिर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा और जो लीज लायबिलिटी है मैं इंस्टॉलमेंट की तरह पे करता रहूंगा, बोले बराबर है क्या। ये चीज पढ़ा है, इन द बुक्स ऑफ लेसी asset is to be recognized and depreciation to be claimed by the lessee, lease rent is to be considered as installment, बोलो बराबर है क्या। अब सर एसेट और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कितने पे करूं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सर रिकॉग्नाइज कितने पे होना चाहिए। तो इसके लिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या देखते हैं अपन, लोअर ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। व्हाट डज मीन बाय एमएलपी, एमएलपी मतलब क्या है मेरे लिए, मिनिमम लीज पेमेंट। अब देखो मिनिमम लीज पेमेंट में एक बात बताओ, लेसी को क्या क्या देना था, लेसी को लोन पेएबल पे एक तो लीज रेंट देना है, बोलो बरा लेसी को क्या देना है, लीज लीज रेंट देना है। लीज रेंट में भले ही दो चीजें है, क्या क्या, एक तो इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, बोलो बरा। लेकिन क्या लेसी को लीज रेंट देना है क्या, बोलो रे, यस। और क्या देना है, जीआरबी। तो एमएलपी मेरे लिए क्या हो जाएगी, लीज रेंट प्लस जीआरबी, बोलो बरा क्या आ जाएगी, एमएलपी लीज रेंट प्लस जीआरबी। लेकिन एमएलपी लू या इसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट वैल्यू वाले फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। अच्छा विच एवर इज लोअर लूंगा क्या, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर, बोलो बराबर है। अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लोअर है तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेकिन अगर फेयर वैल्यू लोअर आई तो दिक्कत होती, क्योंकि फिर मेरे को वापस से आईआरआर निकालना पड़ेगा। याद आएगा कॉन्सेप्ट, बोलो रे, यस। अगर मेरी एमएलपी लोअर आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू लोअर आती है तो दिक्कत थी क्या, बोलो रे, यस। याद आ रहा क्या एग्जाम्पल, यस, फिर से आईआरआर निकालना पड़ेगा। अब सपोज एग्जाम्पल देता, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ 3 साल 3 इयर्स का। 3 इयर्स तक के लिए मैंने लीज पे लिया,
लीज रेंट था 2 लाख रुपए ईच ईयर, जीआरवी थी 1 लाख, यूजीआरवी थी 50,000। अब सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है वेदर इंटरेस्ट रेट गिवन है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट गिवन है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 10%, तो क्या अपन प्रेजेंट वैल्यू कर सकते हैं क्या? यस। कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, लेसी लेसी के लिए कर रहे थे, यूजीआर भी रिलेवेंट है क्या? नहीं है, यूजीआर भी रिलेवेंट नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करूंगा देखो, ध्यान देना। तुम्हारा ईयर अमाउंट, पीवी, पीवी अमाउंट, देखो ईयर 1 2 3, 3 2 बार आएगा क्योंकि एक बार लीज रेंट का और दूसरा जीआरवी का। अब तो कितना कितना अमाउंट था? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। और यूजीआरवी कितनी आने वाली थी, सॉरी जीआरवी कितनी आने वाली थी? 1 लाख। अब यहाँ पे लेस्सी के लिए कर रहे हैं इसलिए सिर्फ क्या लिया? जीआरवी। अगर लेसर के लिए करता तो यूजीआरवी भी लेता, मतलब पूरा 1.5 लेता। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से कैसे निकालते? देखो 1/1.1 इक्वल टू बटन, एक बार तो फर्स्ट ईयर का आया 0.909, 2 बार 82675 1.751। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो क्वेश्चन में जो दिया है वो ले लो, नहीं दिया तो ऐसे भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट निकालो। 1,81,818, 65,200, 1,50,263। और अच्छा तुम राउंड ऑफ करके ले लो, ठीक है चलो, हर जगह पे राउंड ऑफ करके लो, झगड़े मत करो। 1,50,200, 1,65,200, 751 से मल्टीप्लाई करो, 75,100। फिर ये भी राउंड ऑफ मत करो ना, ये भी बताओ। 0.909 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 800 आएगा क्या? 800। इसकी टोटल कर लो, कितनी आया फटाफट बॉयज? 572,300 आ गया क्या? बोलो रे। ये क्या आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। कितने पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितनी आई? 572। अब सपोज यहाँ पे फेयर वैल्यू है 6 लाख, तो लोअर क्या है? 5,72,000। फिर एसेट कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 5,72,000 पे एसेट रिकॉग्नाइज कर दूंगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो रे। यस पक्का। अब अगर 572 लोअर आया तो मेरे को हर साल का इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और जो हमारा प्रिंसिपल कितना प्रीपे हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। यानी मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? अमोर्टाइजेशन टेबल। तो इसमें भी वैसे ही आता है, देखो ईयर, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, प्रीपेड और बैलेंस। सबसे पहले ईयर जीरो में देखो एसेट, अब कितने पे रिसीवेबल लोन रिकॉर्ड किया? 5,72,300 पे रिकॉर्ड किया ईयर वन में। अब इसके ऊपर कितने परसेंट, 10% से इंटरेस्ट लगना चाहिए। कितना लगेगा 5,72,300 पे? 57,230। इंस्टॉलमेंट लीज रेंट कितने का था देखो? 2 लाख का था। कितने का था? 2 लाख। तो प्रिंसिपल रिपेड कितना होगा? 2 लाख माइनस 57,230, 1,42,770। तो बैलेंस कितना बचेगा? यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो लोगों ने भी कैलकुलेट करके आंसर चेक करना है। हाँ, 429,530। फिर से सेकेंड ईयर में 10% इंटरेस्ट, 42,953। 2 लाख की इंस्टॉलमेंट, 147, 157,047। कितना बचा? 272,483। थर्ड ईयर में अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट लगा 10%। अब यहाँ पे ना स्टार मार्क करके लो इंटरेस्ट। लास्ट ईयर में स्टार मार्क करके क्यों लेते पता है? क्योंकि राउंड ऑफ का डिफरेंस आएगा एट द एंड, ये अमाउंट जीरो होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1 लाख का तो जीआरबी है और 2 लाख का ही लीज रेंट है, मतलब कितने की होगी इंस्टॉलमेंट?
3 लाख की इंस्टॉलमेंट होगी, तो प्रिंसिपल रिपेड ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 272,483। तो इंटरेस्ट कितना आया 27,507। इतना आया क्या? यस। अच्छा राउंड ऑफ का डिफरेंस कितना है 5, ठीक है 517। राउंड ऑफ का डिफरेंस कितना है, देखो राउंड ऑफ डिफरेंस अपना कितना था 272,408 इतना था, इनका कितना है 27,517। तो डिफरेंस ड्यू टू राउंड ऑफ कितने का आ गया 261 या 8 269। बोलो बराबर है क्या? यस, ये मेरा आ गया डिफरेंस ड्यू टू राउंड ऑफ। अब देखो हर साल इंस्टॉलमेंट 2 लाख की थी, बोलो बराबर है, यानी हर साल मैं लेसी को पे कितने करूंगा 2 लाख। अब एंट्री कैसे करूंगा, देखो ईयर 1 में प्रिंसिपल रिपेड 142,770, यानी लीज लाइबिलिटी कम करूंगा 142,770, लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 142,770। उसके बाद तुम्हारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट 57,230 टू बैंक 2 लाख। फिर से सेकेंड ईयर में लीज लाइबिलिटी कम कर दिया, लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 157047, इंटरेस्ट फाइनेंस एक्सपेंस 42953 टू बैंक 2 लाख। थर्ड ईयर में क्या कितना 272,483 लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट 27,517 टू बैंक 3 लाख। हर साल ये एंट्री करूंगा क्या? यस। और एडिशनली क्या करता जाऊंगा हर साल डेप्रीसिएट करता जाऊंगा। बोलो बोले क्या करता जाऊंगा हर साल डेप्रीसिएट करता जाऊंगा। दिस वाज अबाउट लीज का कैसे अकाउंटिंग करना है स्टार्ट से लेके एंड तक। सबसे पहले क्या निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल निकालो। सबसे पहले क्या निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल निकालना। बोलो बराबर है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल के बेसिस पे क्या करेंगे फाइनेंस चार्जेस निकाल लेना, अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेना। बोलो बराबर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का समझा? ये किसकी पूरी अकाउंटिंग हो गई लेसी की। किसकी अकाउंटिंग हो गई लेसी। अच्छा एक बात है ना, यहाँ पे अपन ने यूजीआर भी कंसिडर किया क्या? क्यों? लेसी के बुक्स में सिर्फ क्या आता जीआरबी आता, लेसी के बुक्स में सिर्फ जीआरबी आएगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो रे। Yes, अब एक चीज ध्यान देना, छोटा सा पॉइंट है सुन के लो। अब यहाँ पे सबसे पहले एक तो अगर 10% गिवन नहीं है तो ऐसे केस में इंटरपोलेशन टेक्निक लगती है। ठीक है, अगर ये 10% गिवन नहीं रहेगा तो क्या लगेगी इंटरपोलेशन टेक्निक। इंटरपोलेशन टेक्निक के लिए एक अजम्पशन लेते हैं अपन। क्या अजम्पशन लेते हैं ध्यान देना, फेयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी भी लेना पड़ेगा। बोलो बराबर है क्या? यस। क्या अजम करते हैं आईआरआर निकालने के लिए फेयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे बोलो रे। यस। फिर ऐसे केस में होगा क्या, अब सबसे पहले तुमने अजम्पशन ले लिया, इंटरपोलेशन टेक्निक में रैंडमली कोई भी 2 रेट सेलेक्ट करो, कोई भी रैंडमली, जैसे 10-12 ले लिया, 10-14 ले लिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर फेयर वैल्यू यहाँ पे सपोज 6 लाख की जगह होती 5 लाख सपोज, अब 5 लाख मेरा फेयर वैल्यू है, तो 2 रेट ऐसे सेलेक्ट करना जिसमें एक से फेयर वैल्यू 5 लाख से, एक से प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख से ज्यादा आना और एक से 5 लाख से कम आना। बोलो बोले रहे ऐसे कोई भी 2 रेट सेलेक्ट करना जिसमें क्या एक से ज्यादा है और एक से कम आए। बोलो पक्का क्लियर है क्या? बोलो रे। यस। यहां तक समझा? अब उसके बाद तुम एक इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या निकालेंगे लोअर रेट प्लस डिफरेंस ऑफ हायर रेट माइनस लोअर रेट बाय डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पीवी एट हायर माइनस फेयर वैल्यू। बोलो बराबर है क्या? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा एक अपना फॉर्मूला है। अच्छा इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा एग्जांपल लेके बताता, लेकिन पहले क्या करो इसका शॉर्टकट सीख लो। सर इसको शॉर्टकट में कैसे करना, अगर इसी एग्जांपल को मेरे को शॉर्टकट में करना है तो मैं क्या करूंगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख कॉमन था, 1/1.1 इक्वल टू बटन 3 टाइम और जीटी करो फटाफट। 1/1.1 इक्वल टू बटन जीटी, 1/1.1 इक्वल टू बटन 3 बार और जीटी। जीटी करने का जो भी मल्टीप्लाई है उसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करो, मेरी प्लस कर दो, करे। उसके बाद 1/1.1 इक्वल टू बटन 3 बार, और मेरे को किसकी प्रेजेंट वैल्यू करना है 1 लाख की, कर लो मल्टीप्लाई 1/1 लाख मेमोरी प्लस।
और दो बार एमआरसी दबाओ। क्या नियरली ये आंसर आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा राउंड ऑफ नहीं। 570, 572, 501, वो जो भी आया 300 और वो 571 का डिफरेंस है ड्यू टू राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, यहाँ पे हम पूरा कंसिडर करते हैं। ऐसा शॉर्टकट से निकाल सकते हैं क्या? यस। अब सपोज फेयर वैल्यू 5 लाख है और मेरे को इंटरेस्ट रेट पता नहीं है, तो दो इंटरेस्ट रेट क्या कंसिडर करेंगे? एक तो कंसिडर करेंगे 10 और दूसरा कंसिडर करेंगे 14। अच्छा, तुम्हारा लीज रेंट कितना होगा? सेम लीज रेंट कितना था? 2 लाख। लीज रेंट कितना था? 2। और टोटल, यहाँ पे तो टोटल रेसिडुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों रेसिडुअल वैल्यू? क्योंकि अपना अजम्पशन क्या रखते? प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। यानी इनिशियल इंटरेस्ट रेट निकालते टाइम मेरा अजम्पशन क्या रहता कि भाई मेरे को सब कुछ रेसिडुअल, यहाँ पे टोटल रेसिडुअल वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। टोटल रेसिडुअल वैल्यू कितनी लिखा के दिया था एग्जांपल में? 1.5 लाख रुपए। कितने की थी? 1.5 लाख। अब एक बार बताओ फटाफट, 3 इयर्स का टर्म सेम, तो कितनी कितनी आ रही? देखो 10%। ठीक है, 10% लीज रेंट 2 लाख का था। अब निकालो फटाफट, 10% इंटू 1/1.1 इक्वल टू 3 टाइम जीटी मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। 1/1.1 इक्वल टू 3 टाइम 1.5 लाख से मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस 10% से कितना आया? 10% से प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 6,000,067। 14% से भी निकालो। 1/1.14 इक्वल टू 3 टाइम्स जीटी मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मेमोरी प्लस 1/1.14 इक्वल टू 3 टाइम 1.5 लाख मेमोरी प्लस 5 लाख 5,65,752। तो इसका एक काम करना, फेयर वैल्यू कंसीडर करो 6 लाख रुपए फेयर वैल्यू है। कितनी फेयर वैल्यू है? 6। अब देखो, एक से ज्यादा आया, एक से कम आया। अपने को इंटरेस्ट रेट निकालना है किससे? अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए? 6। तो अपनी इंटरपोलेशन टेक्निक क्या है? इंटरपोलेशन का देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी होगा, लोअर रेट प्लस डिफरेंस ऑफ रेट बाय डिफरेंस ऑफ पीवी। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, पीवी एट हायर माइनस फेयर वैल्यू, बोले मैंने यहाँ पे माइनस लेना हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे थे अपना एग्जाम्पल। अब लोअर रेट कौन सा था? 10% प्लस डिफरेंस ऑफ रेट 14 माइनस 10 बाय डिफरेंस ऑफ पीवी 610,067 माइनस 565,572। हायर पीवी कितनी थी? 6,10,067 माइनस फेयर वैल्यू कितनी थी? 6 लाख। तो निकालो इसका आंसर क्या आ रहा? ये 6,10,000 है। 10% प्लस 4 डिवाइड बाय 610,067 माइनस 565,572। कितना आया? बोलो। अच्छा, डायरेक्ट आंसर बोल दिए, कितना आया? 10.9%। देखो इतना आया क्या सबका? आया? अरे बोलो रे। आया 10.9%। अब 10.9% के आने के बाद क्या करूंगा? बोलो। फिर से प्रेजेंट वैल्यू टेबल, फिर से अमोर्टाइजेशन टेबल। कितने परसेंट से? 10.9%। तो दिस वाज व्हाट इंटरपोलेशन टेक्निक। देखो आ जाओ, फॉर्मूला फॉर आया लोअर रेट प्लस हायर माइनस लोअर, हायर पी माइनस लोअर पीवी, उसके बाद पीवी एट हायर माइनस फेयर वैल्यू करके इंटरपोलेशन से आईआरआर निकाल सकते हैं। सर आईआरआर क्वेश्चन में गिवन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखो बरोबर है। अच्छा कैसे करेंगे? सेलेक्ट एनी टू रेट वन हायर अदर देन, एक से पीवी ज्यादा आनी चाहिए, एक से पीवी
कम आनी चाहिए। बोलो बराबर है क्या? यस, आईआरआर इज फॉर बोथ लेसर और लेसी, दोनों के लिए भी है ये। अलग अलग है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन अजम्पशन क्या किए? बोलो, क्या अजम्पशन किए थे यहाँ पे? बोलो हियर क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑल्सो टेकन बोथ जीआरवी और यूजीआरवी, क्योंकि यहाँ पे अपन अजम्पशन क्या करते हैं? फेयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ये अजम्पशन की वजह से क्या अपन दोनों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? बोलो रे यस। अच्छा, अब इसमें अगर प्रेजेंट वैल्यू लोअर आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फेयर वैल्यू लोअर आई तो दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाले मेथड से अगर आईआरआर तुम इनिशियली निकाल रहे हो तो कंपलसरी क्या लोअर आएगी? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू के लिए तो तुमने यूजीआरवी भी कंसिडर किया। अब जब एमएलपी निकालेंगे तब यूजीआरवी कंसिडर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हमेशा क्या लोअर आना है? प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन में आईआरआर दिया, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन है और फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों है, तो ऐसे केस में क्या फेयर वैल्यू लोअर आ सकती है क्या? यस सर, फेयर वैल्यू लोअर आई तो क्या होगा? फेयर वैल्यू अगर लोअर आती है तो फिर से आईआरआर निकालना पड़ेगा। बोलो बराबर है क्या? देखो यहाँ ध्यान देना, इफ फेयर वैल्यू इज लोअर देन वी मस्ट रिकैलकुलेट आईआरआर यूजिंग फेयर वैल्यू। बोलो बराबर है क्या? यस, लेकिन ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिर्फ एमएलपी लूंगा, मतलब फेयर वैल्यू के लिए आईआरआर निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा? लीज रेंट प्लस जीआरवी। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो क्या कंसीडर करूंगा आईआरआर निकालने के लिए? लीज रेंट, जीआरबी, यूजीआरबी। लेकिन क्वेश्चन में आईआरआर गिवन था, मैंने प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाया, फेयर वैल्यू लोअर आ गई, फिर से आईआरआर निकालना है, वो केस में क्या करना पड़ेगा? सिर्फ लीज रेंट और जीआरबी। बोलो बना रहे क्या? इसका एग्जांपल नहीं लेना, खाली बता दिया। बोलो क्लियर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल, तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बना सकते हैं कैसे? ईयर, एमएलपी, डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। बोलो बराबर है क्या? यस, ठीक है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना। अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे? इंटरेस्ट, लीज रेंट, प्रिंसिपल रिबेट, प्रिंसिपल ड्यू। ईयर जीरो से स्टार्ट करना कभी भी, बोलो बराबर है, ताकि गड़बड़ ना हो। एंट्री क्या क्या होगी देखो, फाइनेंस चार्जेस टू लेसर, लेसर टू बैंक, पीएनएल टू फाइनेंस चार्जेस। एट द एंड जो तुम्हारा लेसर का अकाउंट है वो जीरो हो जाएगा क्या? यस, पक्का? अरे बोलो रे, क्लियर है? यहाँ पे किसकी अकाउंटिंग पूरी खत्म हुई? लेसर की। अच्छा, लेसर और एक चीज, लेसी की खत्म हुई, लेसी और एक चीज करेगा, क्या करेगा यार? डेप्रीसिएशन भी क्लेम करेगा क्या? यस, अगर पूछे तो एडिशनली एक एंट्री किसी होगी? डेप्रीसिएशन। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे यही वाले क्वेश्चन में मैंने कितने में रिकॉर्ड करूंगा एसेट? 572,300, तो 572,300 डिवाइड बाय 3 करके हर साल डेप्रीसिएशन भी करूंगा क्या? यस, डेप्रीसिएशन देखो, एसेट रिकॉर्ड किया क्या है? एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट किया था। बोलो बराबर है। अब एसेट जो बनाया उसको 3 साल में डेप्रीसिएट करूंगा, 572,300 डिवाइड बाय 3, कितना डेप्रीसिएशन आ रहा? 1,90,767 का हर साल क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन करूंगा। बोलो बराबर है क्या? यस, ये किसके बुक्स में खत्म हुई? लेसी के बुक्स में फाइनेंस लीज की एंट्री खत्म हुई। अब एक बात बताओ, क्या लेसर का बुक सेम है? सिर्फ करना क्या है पता है? यूजीआरवी हर जगह कंसीडर करना। लेसर सेम है, खाली हर जगह क्या कंसीडर करना? यूजीआरवी। अच्छा, लेसर के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? अब देखो, वहां पे क्या एंट्री कर रहे थे? वहां पे अपन ने एसेट रिकॉर्ड किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर किया। यहाँ पे क्या करेंगे? लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसमें करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस क्या कंसीडर कर दिया? यूजीआरवी। बोलो बनेगा? अच्छा यहाँ पे देखो, पहले तो वो एसेट खरीद के लेके आया, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक एट फेयर वैल्यू। उसके बाद लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। लीज रिसीवेबल मतलब ये क्या हो गया? एक तरीके से एसेट जो आना बाकी है, तो लीज रिसीवेबल टू एसेट मैंने बुक से हटा दिया। अब मैंने बुक से एसेट ही हटा दिया, तो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा क्या? नहीं, यानी लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा क्या? नहीं करेगा। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस, अब एसेट मैंने फेयर वैल्यू पे खरीदा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएल पे, दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस लॉस या गेन होगा, कहाँ जाएगा? पीएनएल। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, हियर लीज रिसीवेबल इज काइंड ऑफ लोन, लेसी विल अर्न फाइनेंस इनकम ऑन इट ओवर द पीरियड ऑफ लीज। यानी वहां पे फाइनेंस चार्जेस था, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? फाइनेंस इनकम। बोलो बराबर है क्या? पूरे के लेसी विल नॉट, लेसर विल नॉट क्लेम द डेप्रीसिएशन। पूरे सेम केस है, खाली लेसर के लिए क्या कंसिडर करना? यूजीआरवी कंसिडर करना लेसर के लिए। बोलो बराबर है क्या? यस, पक्का? अच्छा, अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकता, फाइनेंस चार्जेस या अन मतलब फाइनेंस चार्जेस जो अब तक एक्सपेंस आउट नहीं हुए, टोटल फाइनेंस चार्जेस या अर्नड फाइनेंस इनकम, ये दो चीजें क्वेश्चन में पूछ सकता। अब इसका
हेलो। हाँ, अब देखो फाइनेंस चार्जेस निकालने का एक शॉर्टकट है। डायरेक्टली क्या करो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट करो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, टोटल लीज रेंट प्लस जीआरवी, और इसी की क्या ले लो, प्रेजेंट वैल्यू। तो तुम्हारे डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, टोटल फाइनेंस चार्जेस। टोटल फाइनेंस चार्जेस निकालने का शॉर्टकट है, एग्जांपल से ही करते हैं अपने वाले। देखो यहाँ पे टोटल लीज रेंट कितना होगा, 2 लाख इंटू 3 करो, 6 लाख, प्लस जीआरवी कितनी थी, 1 लाख, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 7 लाख। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 7। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या था, नेट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी कितना आया था, 572 300, 7 लाख माइनस 572 300, 1,27,700। क्या आ गए तुम्हारे फाइनेंस चार्जेस, क्या इतने ही आ रहे क्या, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट में 57,230, 42,973, 27,517 करो। क्या शॉर्टकट अपना काम कर रहा क्या, अरे बोलो रे, क्या शॉर्टकट काम कर रहा क्या, यस। क्या किया डायरेक्टली देखो, तो ये टेबल बनाने की जरूरत है क्या, अगर टोटल पूछा तो टेबल बनाने की जरूरत कभी भी नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 2 लाख इंटू 3 1 लाख, 7 लाख हो गया, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी हटा दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएंगे फाइनेंस चार्जेस। यानी फाइनेंस चार्जेस कैसे निकालते हैं, ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस में टोटल ले लो, बोलो लीज रेंट प्लस जीआरवी, नेट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी, बोलो बने रहे, तब तुम्हारे क्या आ जाएंगे फाइनेंस चार्जेस। अच्छा ऐसे में ही फाइनेंस इनकम भी निकाल सकते हैं क्या, यस। फाइनेंस इनकम लेस किसके लिए, लेस सर। तो फाइनेंस इनकम के टाइम सिर्फ क्या कंसीडर करना, यूजीआरवी। सेम निकालूंगा ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस के लिए क्या कंसीडर करूंगा, लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। नेट के लिए क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या आ जाएगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। शॉर्टकट हो गया क्या, बोलो रे, यस। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और तरीके का पूछ सकता है, जहाँ पे लीज रेंट ही गिवन नहीं है और तुमको निकालना है। क्या गिवन नहीं है, लीज रेंट गिवन नहीं है, तुमको निकालना है। तो तुम्हारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रहेगी। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरबी और यूजीआरबी माइनस कर दो और डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर। एग्जांपल बता देता हूँ, सपोज 10 लाख का एसेट था, उसमें रेसिडुअल वैल्यू है, टोटल रेसिडुअल वैल्यू बता रहा मैं, जीआरबी यूजीआरबी मिला के 1 लाख। 3 इयर्स का टर्म है, इंटरेस्ट है 10%। तुमको लीज रेंट निकालना है। क्या निकालना है, लीज रेंट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 3 इयर्स बाद करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। फेयर वैल्यू 10 लाख थी, कितना आया, कितना आ जाएगा, 75,131। डिवाइड कैसे करो पता है क्या, एन्युटी फैक्टर। अब ऑन वन प्लस में एन्युटी फैक्टर 3 साल का टोटल मिला के, यानी 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू बटन 3 टाइम्स, और जीटी जो जीटी करके आया ना, वो जीटी क्या था, एन्युटी फैक्टर। तो एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब कोई पर्टिकुलर ईयर का, एन्युटी फैक्टर मतलब टोटल, बोलो बता रहे। तो 3 साल का एन्युटी फैक्टर 10% से कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 3 टाइम्स जीटी, कितना आ जाएगा, 2.486। तो डिवाइड करके निकालो लीज रेंट कितना आ जाएगा, 371,372,031। ये मेरा क्या आ गया, लीज रेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं था, लीज रेंट गिवन नहीं था, मैंने लीज रेंट निकाला है। बोलो कैसे निकाला, समझा, यस। फेयर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरबी प्लस यूजीआरबी डिवाइड बाय व्हाट, एन्युटी फैक्टर। बोलो बराबर है क्या, यस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता, मॉडल में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जरूर करना, ठीक है चलो। अच्छा यहाँ पे वही जो टेबल बना, ऑपरेटिंग लीज के केस में दिक्कत है क्या, एसेट किसका है, लेसर का। बोलो बराबर है, लेसी के लिए एसेट है क्या, नहीं है। डेप्रिशिएशन कौन क्लेम करेगा, लेसर। इम्पेयरमेंट लॉस लेसर का, लेसी ये सब करेगा क्या, नहीं। इनको सिर्फ इनकम रिकॉग्नाइज करना है और इसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है एसएलएम बेसिस पे। बोलो बराबर है क्या, अरे बोलो रे, यस। लेकिन अब यहाँ पे ना बहुत बार लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ध्यान देना। व्हाट इज लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, देखो ध्यान दो। सपोज मैंने डिटरमाइन किया 3-3 लाख रुपए हर साल का लीज रेंट होगा, 3 साल का।
3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, टोटल लीज रेंट कितना हुआ? 9 लाख। ईयर 1 2 3। लेकिन अब अपना एएस क्या बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टमैटिक बेसिस है अमोर्टाइजेशन का, तो उसके बेसिस पे भी मैं इनकम और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर सकता क्या? यस। सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट इज अ बेसिस फॉर द अमोर्टाइजेशन। यूनिट्स में टोटल कितने निकालूंगा पता है? यूनिट्स में निकालूंगा, फर्स्ट ईयर में आ रहे 2.5 लाख यूनिट, सेकेंड ईयर में आ रहे 4 लाख यूनिट, और इस थर्ड ईयर में आ रहे 3.5 लाख यूनिट। तो क्या मैं यूनिट के बेसिस पे भी टोटल रेंट बांट सकता क्या? यस। अच्छा यहीं पे टोटल यूनिट कितने आए? 10 लाख। तो कैसे बांटूंगा? 9 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 2.5, 9 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 2.5 लाख, 2,25,000, 3,60,000, 3,50,000। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या यूनिट बेसिस पकड़ा अमोर्टाइजेशन के लिए। अब देखो मैं हर साल पे 3-3 लाख कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए इनकम या एक्सपेंस कितने का है? 225, 360 और 315। तो ऐसे केस में फॉर अ टेम्पररी पर्पस मैं डिफरेंस कहाँ पे डाल दूंगा? लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। कहाँ चले जाएगा फॉर टेम्पररी पर्पस? डिफरेंस लीज इक्वलाइज। कितना आ रहा है? 3 लाख प्लस माइनस 225, कितने का है? कितने का डिफरेंस है? 3 लाख माइनस 225, 75 का डिफरेंस है। अच्छा 3 लाख माइनस 360, कितने का डिफरेंस है? 60 का नेगेटिव आ गया डिफरेंस। कैसे आया डिफरेंस? नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे 3 लाख माइनस 15, 15 का नेगेटिव। एट द एंड लीज इक्वलाइजेशन क्या हो जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा एट द एंड? लीज इक्वलाइजेशन जीरो। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंस कितना बुक करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट 225, ठीक है। लेकिन टू बैंक कितना गया? 3। तो 75 किसको लेके जाऊंगा? लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। बोले बने रहे। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा फिर? नेक्स्ट ईयर में रेंट बुक किया 360, रेंट अकाउंट डेबिट 360, टू बैंक 3, बचा हुआ 60 डिफरेंस का लेके जाऊं टू लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। बोले बराबर है। अच्छा ये तो किसके लिए हो गया? एक्सपेंस मतलब लेसी के लिए हो गया। लेसर के लिए इनकम में भी ऐसे ही होगा। लेसर के लिए इनकम कितनी है? 225। बोले बराबर है। अब बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख हुआ, लेकिन टू रेंट रिसीवेबल या रेंट इनकम कितनी गई? 225। तो एक बात बताओ, बचा हुआ 75 कहां से लूंगा? टू लीज इक्वलाइजेशन 75। बोले बराबर है। नेक्स्ट ईयर में अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 3, लेकिन टू रेंट इनकम 360, तो 60 कहां से लूंगा फिर? लीज इक्वलाइजेशन। यानी लीज इक्वलाइजेशन मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए डिफरेंस जो आया, वो जो अकाउंट क्रिएट किया उसी को अपन क्या बोलते हैं? लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। बोलो बराबर है क्या? यस। कैसे निकालेंगे टोटल लीज रेंट? अमोर्टाइजेशन का बेसिस पकड़ लो। अच्छा अगर बेसिस नहीं है, 3-3 लाख ही करता तो लीज इक्वलाइजेशन आता क्या? नहीं, कोई बेसिस है तो लीज इक्वलाइजेशन का आएगा। ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज एक्सपेंस और इनकम, और जो भी डिफरेंस है किसको लेके चले जाओ? लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट को लेके जाओ। यहाँ पे एंट्री है लीज रेंट, लीज इक्वलाइजेशन टू लेसर, लेसर टू बैंक, पीएनएल टू लीज रेंट, ऐसे करके एंट्रीज कर सकते हैं। अच्छा लेसर यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी क्लेम करेगा। बोलो बराबर है क्या? अरे बोलो रे। यस। अच्छा सेल और लीज बैक। सेल और लीज बैक मतलब क्या? देखो अगर मेरे को फंड्स की जरूरत थी, मैं क्या करा? मैंने मेरा एसेट किसी को बेच दिया। क्या करा? एसेट बेच दिया, और उसी से वो एसेट टेम्पररी पर्पस के लिए किस पे ले लिया? लीज पे। यानी एक बात बताओ ये कौन सा अरेंजमेंट है? फाइनेंसिंग। क्या लीज का अरेंजमेंट है या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। अपना एएस क्या बोलेगा? फाइनेंसिंग अरेंजमेंट कर देना। यानी जो भी गेन या लॉस आ रहा, पीएनएल को ट्रांसफर इमीडिएट करने की जगह इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन कहां पे लेके जाओ? फाइनेंस चार्जेस बोल के किसके कहां पे लेके जाना? पीएनएल में। यानी एक साथ पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंस बुक करूंगा क्या? नहीं। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा अब देखो ध्यान दो, सेल और लीज बैक में फॉलो दिस स्टेप। डेफर्ड गेन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डेफर्ड गेन। सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। चेक डेफर्ड लॉस है क्या? डेफर्ड लॉस कैसे आएगा? फेयर वैल्यू माइनस सेल प्राइस। अच्छा अगर लॉस है, लॉस कब? लॉस है तो इमीडिएटली बुक कर देना। गेन है तो अपन डेफर करते, लॉस को क्या करते? इमीडिएटली बुक कर देना। लॉस कब डेफर होगा? चेक आगे के लीज रेंटल कम है क्या लॉस की वजह से। अगर लीज रेंटल कम है तो जनरली अपन क्या करते? लॉस को डेफर करेंगे। लेकिन आईसीआई अज्यूम क्या करता पता है? लॉस शुड नॉट बी डेफर। लॉस क्यों नहीं डेफर करे? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी याद आया क्या? यस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लॉस कभी भी डेफर होना चाहिए क्या? नहीं। लॉस हुआ तो इमीडिएटली बुक करा, गेन हुआ तो क्या करेंगे? डेफर।
गेन हुआ तो क्या करेंगे, डेफर। इसके केसेस भी मैं सिंपल सिनारियो बताता हूं, देखो ध्यान देना। सपोज मेरा सेलिंग प्राइस था 1 लाख। कितने का सेलिंग प्राइस? बुक वैल्यू है 75। कितनी है बुक वैल्यू? 75। और तुम्हारा फेयर वैल्यू है, हाँ इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे सपोज फेयर वैल्यू है 1.25। अब ध्यान देना हुआ क्या, बुक वैल्यू कितनी थी? 75। सेलिंग प्राइस कितना आया? 1 लाख। और यहाँ पे कितना है? 1.25 है। अब ऐसे एक केस में एक बात बताओ, क्या जो गेन हुआ ही नहीं सेलिंग प्राइस से फेयर वैल्यू, ये गेन कभी भी हुआ क्या? नहीं। तो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं। अच्छा यहाँ पे 75 से 1 लाख गेन हुआ क्या, बोलो रे? यस, गेन बुक करूंगा। गेन बुक कर रहा तो क्या कर दूंगा, जब जब गेन बुक करते तब तक क्या करेंगे, डेफर। लॉस हुआ तो इमीडिएटली, गेन हुआ तो डेफर कर देना। बोलो बराबर है, समझा एग्जांपल? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेलिंग प्राइस 1 लाख, बुक वैल्यू 75, फेयर वैल्यू 80। ध्यान देना आप, सेलिंग प्राइस कितना था? 1 लाख। फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू 75। कितने का गेन है बताओ? 25,000 का पूरा गेन है क्या, बोलो रे? यस। 25,000 का पूरा गेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट गेम डेफर। फेयर वैल्यू को दिमाग में लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। बोले समझ में आ रहा क्या, बोलो रे? यस। अच्छा, और एक सिनेरियो। सेलिंग प्राइस 1 लाख, बुक वैल्यू है 1.15, फेयर वैल्यू है 90। क्या हुआ, ध्यान देना। बुक वैल्यू कितनी थी? 1,15,000। सेलिंग प्राइस कितने का हुआ? 1 लाख। फेयर वैल्यू कितनी थी? 90,000। अब एक बार बताओ क्या लॉस है, क्या बताओ यहाँ पे? क्या रिकॉग्नाइज करूंगा? यस। डेफर करूं या इमीडिएटली पीएनएल? इमीडिएटली पीएनएल। कितने का? 15,000 का। ये 10,000 का लॉस का क्या करूं? फेयर वैल्यू में लॉस है। लॉस है तो इवन ही फेयर वैल्यू का लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? यस। गेन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट किया जैसे अपन क्या कर देते थे, डेफर। लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस कंपलसरी बुक करना पड़ेगा क्या? यस। कितने का लॉस बुक होगा? 10,000 प्लस 15, कितने का लॉस होगा? 25,000। टोटल 25 का 25 पूरा का पूरा लॉस बुक होगा। बोलो पक्का? क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, ध्यान देना। सेलिंग प्राइस सपोज डिटरमाइन कर दिया अपन 1 लाख, फेयर वैल्यू 1,05,000, बुक वैल्यू 1,15,000। बुक वैल्यू 1.15, फेयर वैल्यू 1,5,000, सेलिंग प्राइस 1। कितने का लॉस बुक करूं? पूरा लॉस बुक करना पड़ेगा। कितने का लॉस आ जाएगा? 15,000 का। डेफर करूंगा या पीएनएल? लॉस है, क्या करूंगा, डेफर करूं या पीएनएल? लॉस को क्या करते अपन, इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज करते, दिमाग ही नहीं लगाना। अच्छा फेयर वैल्यू यहाँ पे देखो, ये वाले एग्जांपल में फेयर वैल्यू कम थी फिर भी बुक किया क्या? यस। क्योंकि लॉस हुआ तो बुक करते, गेन था जब फेयर वैल्यू गेन बुक किया था क्या? नहीं। लेकिन फेयर वैल्यू गेन डेफर भी नहीं करा था अपन ने, सेलिंग प्राइस से फेयर वैल्यू तक का गेन डेफर भी नहीं करे। ठीक है, सेलिंग प्राइस तक का गेन डेफर करेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस के ऊपर, लेकिन फेयर वैल्यू तक का गेन है वो गेन रिकॉग्नाइज भी होगा क्या? नहीं। अच्छा सेलिंग प्राइस तक का गेन है पूरा डेफर,
यहाँ पे देखो लॉस था, सेलिंग प्राइस के ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू तक का लॉस, लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्या? यस। गेन रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? नहीं। अच्छा लॉस हुआ तो इमीडिएटली P&L, गेन हुआ तो डेफर करूंगा, गेन हुआ तो क्या करूंगा? डेफर। बोलो बराबर है क्या? पक्का? अरे बोलो रे। अब इसमें एक सिनारियो ऐसा है, सेलिंग प्राइस ध्यान देना 95,000, फेयर वैल्यू है 90,000, बुक वैल्यू है 1 लाख। इंपॉर्टेंट केस है, तुम्हारे मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन है। अब देखो बुक वैल्यू कितनी? 1, सेलिंग प्राइस ये फेयर वैल्यू कितनी आई? 90, सेलिंग प्राइस कितना है? 95। तुम सोचेंगे 5,000 का लॉस है क्या? लॉस 5,000 का है क्या? लॉस कितने का है? 10,000 का लॉस हुआ। अब सर 10,000 का लॉस तो बुक कर दिया, लेकिन 90,000 की चीज 95 में बेचा, क्या एक तरीके से गेन भी है क्या? बोलो रे। यस, ये 5,000 का गेन डेफर भी होगा। यहाँ पे दो सिनारियो निकल के आते हैं, कब? जब फेयर वैल्यू लोअर थी, सेलिंग प्राइस बीच में आए थे, यहाँ पे 5,000 का गेन क्या हो जाएगा? डेफर। और पूरा का पूरा कितने का लॉस होगा? 10,000 का लॉस बुक होगा, और 5,000 का गेन जो मैंने ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू बेचा, ये गेन मैं क्या कर दूंगा? डेफर कर दूंगा। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में, तो सेल एंड लीज बैक के ऐसे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, एक बार देख लेना। सिंपल लॉजिक इतना याद रखो, फेयर वैल्यू गेन कभी भी रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? नहीं। लेकिन सेलिंग प्राइस में गेन है तो रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? यस, बस रिकॉग्नाइज करके क्या कर दूंगा? डेफर। लॉस है P&L, सेलिंग प्राइस में लॉस है P&L, उसके बाद तुम्हारा फेयर वैल्यू लॉस है, रिकॉग्नाइज होगा क्या? यस। कहा जाएगा? P&L। लॉस है P&L, सेलिंग प्राइस में लॉस है P&L, सेलिंग प्राइस में गेन है डेफर, फेयर वैल्यू में गेन है कुछ भी नहीं करना, फेयर वैल्यू में गेन है कुछ भी नहीं करना। बोलो बना रहे क्या? यस। यहाँ पे लीजेस का रिवीजन खत्म हुआ, इसके कुछ क्वेश्चन से अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा एक एक देखो, मैंने मतलब लिटरली मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन तुमको लेके एग्जांपल के बेसिस पे करा दिया है। ठीक है चलो। कलर लिमिटेड मशीन, कलर लिमिटेड लीज द मशीन टू द रेंट लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग, कॉस्ट ऑफ मशीन 18 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 18 लाख, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR गिवन है क्वेश्चन में, इंटरपोलेशन से निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years. The machine will revert to the color limit on the termination. The lease payment is to be made in equal installment of 3 equal installment. Present value of first year due कितना है? 0.7118. Present value to the annual factor third year. अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया क्या? एन्युटी फैक्टर टोटल वाला भी दिया और इंडिविजुअल ईयर का भी दिया। तुमको एनालाइज करना है फाइनेंस लीज है क्या, और अर्नड फाइनेंस इनकम निकालना है। अब देखो अर्नड फाइनेंस इनकम किसके हिसाब से? लेसर या लेसी? किसके हिसाब से? लेसी के हिसाब से। बोलो बराबर है क्या? यस। समझ रहा क्या? अर्नड फाइनेंस इनकम लेसी या लेसर? फाइनेंस सबसे पहले क्वेश्चन मार के फाइनेंस लीजिए, ऑपरेटिंग लीज। बोलो बराबर है। अच्छा अर्नड फाइनेंस इनकम आएगी किसके लिए? लेसर के लिए आती। लेसी के लिए तो एक्सपेंस है, फाइनेंस चार्जेस आता। लेसर के लिए क्या आएगा? इनकम। लेसर के लिए क्या आएगा? इनकम। यानी कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लेसर के। अब सबसे पहले बताओ तुमको क्वेश्चन मार्क क्या है? फाइनेंस लीज है, यानी कितने क्वेश्चन कंडीशन है? 5। कौन से पहली? लेसी विल बिकम ओनर, क्या ऐसा बोला क्या? नहीं। एसेट वापस देना, यानी फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। देखो यहाँ पर बोला हुआ है मशीन विल रिवर्ट टू द कलर लिमिटेड, मशीन वापस देंगे, यानी ओनर नहीं बनने वाली। फर्स्ट कंडीशन फेल। सेकंड कंडीशन क्या थी? लेसी विल एक्सपेक्टेड टू बिकम ओनर, ऐसा भी बोला क्या? नहीं, यानी सेकंड कंडीशन भी फेल। थर्ड कंडीशन क्या थी? कवर मेजोरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ, क्या मेजोरिटी लाइफ कवर कर रहा है क्या? 3 साल। बोले बता रहे 5 में से 3, यानी मेजोरिटी हो गया क्या? यस। 3 साल तक कलर रेड लिमिटेड के पास ही है। बोले बराबर है क्या? यस। यानी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी लीज? फाइनेंस। फोर्थ भी एक बार देख लेंगे, फोर्थ कंडीशन स्पेशलाइज बोला क्या कुछ भी? नहीं, तो फोर्थ नहीं। फिफ्थ कंडीशन क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू। यहाँ पे लीज रेंट ही गिवन नहीं है, तो सबसे पहले लीज रेंट निकालना है, कितना आएगा बताओ 2 मिनट में। लीज रेंट कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। कैसे निकालते लीज रेंट? फेयर वैल्यू कितनी है? 18 लाख। इसमें से क्या माइनस करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV निकालूंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 2 लाख। डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है?
0.7118, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7118, 142,360 डिवाइड कैसे करूं बोलो। एन्युटी फैक्टर 2.4018 कितना आ जाएगा? 6,90,166। मेरा क्या आ गया? लीज रेंट आ गया। क्या आ गया? लीज रेंट। 6,90,166 इंटू 3 करो। 6,90,166, 6 लाख कितना? 20 लाख जो भी आया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे अर्न फाइनेंस इनकम निकालना था। 6,90,166 इंटू 3 करा, कितना आया? 20,497 प्लस इसमें क्या करूंगा? यूजीआरवी 2 लाख, 22,70,497। ये क्या आ गई? ग्रॉस या नेट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है या नेट है? ग्रॉस है ना। का प्रेजेंट वैल्यू कहाँ की है? लीज रेंट निकाले। 6,90,166 मल्टीप्लाई बाय 3 करके क्या आ गया? ग्रॉस। बोलो बराबर है क्या? यस। प्लस 2 लाख रुपए भी क्या करा? प्रेजेंट वैल्यू किया क्या? नहीं, यानी ग्रॉस हो गया। अरे बोलो रे बराबर है क्या? यस। अच्छा, नेट में अगर शॉर्टकट से बताऊं तो नेट मेरा 18 लाख ही आएगा। देखो तुम्हारा 18 लाख ही आ रहा क्या नेट? क्यों 18 लाख आएगा? क्योंकि तुमने ये फॉर्मूले से निकाला ना। ये फॉर्मूले से 18 लाख ही आएगा। करके देखो। 6,90,166 इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एन्युटी फैक्टर 2.4018, 1,61,000, 16,77,000 जो भी आया उसमें क्या ऐड करूंगा मेरे को देखो। नेट के लिए क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी यूजीआरवी, मतलब जीआरवी प्लस यूजीआरवी। बोलो बराबर है क्या? यस। यानी इंडीड ये कितना आ रहा है? 18 लाख ही आ रहा है क्या? देखो 6,90,166 इंटू 2.408 मेमोरी प्लस प्लस तुम्हारा क्या था? 142,360 नियरली 18 ही आ रहा क्या? बोलो रे। यस। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितनी आ गई बताओ? 4,70,497। कितनी आ गई? 4,70,497 का इनका भी यही आया क्या? 495। समझा कैसे निकाले? 22, 70, 18 अपना भी यही आया। अच्छा, इन्होंने दो पैरामीटर लिए। एक तो प्रेजेंट वैल्यू, इन्होंने भी अपना लीज रेंट इतना ही आया क्या? 6,90,167 जो भी आया राउंड ऑफ। बोलो बराबर है। लीज रेंट अपना भी इतना आया। पैरामीटर 1 अपन ने लगाया नहीं। ठीक है, पैरामीटर 1 फेयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू, मतलब 16 लाख नियरली 18 लाख के बराबर आए थे। ठीक है, वो अपना वैसे भी यही आता। और पैरामीटर 2 भी कवर करा था अपन ने। कवर किया था क्या? बोलो रे। यस। यानी कौन सी लीज बोले अपन ने? फाइनेंस लीज। अच्छा, अपना भी यही आया क्या? अर्नड फाइनेंस इनकम। बोलो रे कितना है? 470,495। क्या अपना भी यही आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सूरज लिमिटेड wishes to obtain a machine for 30 lakh by way of lease. The effective life of machine is 14 year, but company required is it only for 3 years. कितने के लिए चाहिए? 3 साल। It enters into agreement for a lease rental payable 3 lakh per annum payable in arrear. कितना? 3 लाख per annum पे करेगा। Implicit interest rate of return is 15%. The chief accountant of Suraj Limited is not sure about the treatment of lease rental. Advise your lease rental and seeks your advice. अब देखो, अगर फाइनेंस लीज है तो क्या करना चाहिए? एसेट बनाना चाहिए। लेकिन अगर फाइनेंस लीज नहीं है तो डायरेक्टली रेंट 3-3 लाख रुपए पीएनएल को लेके जाओ। अब ये क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं था फाइनेंस लीज है, लेकिन फिर भी इन्होंने आंसर फाइनेंस लीज के हिसाब से दिया। क्यों दिया फाइनेंस लीज के हिसाब से? हिंट क्या थी? एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर मतलब कौन सा होगा? फाइनेंस ऑपरेटिंग में एन्युटी फैक्टर लगाते क्या? अच्छा, कितने पे एसेट बनाना चाहिए तुम बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। बोले बराबर है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितना आ जाएगा? 3 लाख की एमएलपी थी। अब ऐसे इंटू क्या करूंगा? एन्युटी फैक्टर इंटू 2.28।
6,84,000 पे एसेट बनाऊंगा, बोलो बराबर है क्या? यस, और हर साल ये करूंगा, इन्होंने भी यही किया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंट कितना आया? 684। 684 पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? मशीन की फेयर वैल्यू 30 लाख है और मिनिमम रेंटल 6.84 है। अब देखो क्या बोला इन्होंने आगे, इन फाइनेंस लीज लीज टर्म शुड कवर मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट कंसर्न इन द गिवन इफ यूजफुल लाइफ इज 14 ईयर एंड व्हाइल लीज इज फॉर ओनली 3 ईयर। यानी क्या मेजॉरिटी लाइफ कवर हुई क्या? नहीं। अच्छा, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू है क्या? वो भी नहीं है। यानी कौन सी लीज हो गई? ऑपरेटिंग लीज। बोलो बना नहीं, यानी इंडियन इन्होंने क्लासिफिकेशन पूछा था ऑपरेटिंग लीज है, तो क्या करना चाहिए? सिस्टमैटिक बेसिस पे 3-3 लाख रिकॉग्नाइज कर लो। बोलो बना नहीं, समझा क्या क्यों किए 684? यस, प्रेजेंट वैल्यू शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू। कैसे किए, समझा? अरे बोलो रे। यस, अच्छा, ये 2.28 डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर दिया हुआ था। अच्छा एक बात बताऊं, आईसीआई क्वेश्चन में अगर एग्जाम में लीजेस का क्वेश्चन आता तो जनरली एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा। बोले समझ में आ रहा है क्या? यस, चलो। यहाँ पे अर्न फाइनेंस इनकम निकालने के लिए 2 मिनट देना, तुम निकाल सकते हो। देखो, फाइनेंस इनकम मतलब किसके हिसाब से, लेसर या लेसी? लेसर के लिए। अच्छा, ये तुम्हारे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, यानी आ सकता 4 मार्क के लिए। देखो लेसर, ठीक है। यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल ईयर का ये भी गिवन है, कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले ग्रॉस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में बताओ क्या? मैं बताता हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है। लीज रेंटल पर एनम कितना था? 4 लाख। एक्सपेक्टेड रेसिडियल वैल्यू लो या जीआरवी लो? टोटल रेसिडियल वैल्यू 1.5। कितने साल था? 5। 4 5 20 प्लस 1.5, 21.5 तुम्हारा क्या आ गया? ग्रॉस। ग्रॉस मैंने निकाल दिया, नेट तुम निकालो। ग्रॉस तो सर हम भी निकाल लेते हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम भी सीए स्टूडेंट है, हमारे साथ स्कैम। नेट निकालो चलो। कैसे आएगा? 4 इंटू 0.8696, 4 इंटू 0.7561, 4 इंटू 0.6575, 4 लाख इंटू 0.5718, 4 लाख इंटू 0.4972 प्लस क्या करूंगा? 1,50,000 इंटू 0.4972 निकालो। इसको भी जीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पांचों का टोटल कर दो, जीटी हो गया। ये पांचों का टोटल करो, जीटी वाला ही है। देख कैसे, 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.7518 प्लस 0.4972, शॉर्टकट भी है। गलत आंसर आता, क्यों गलत आएगा? क्योंकि वहां पे राउंड ऑफ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कान खुले। अगर क्वेश्चन में गिवन है डिस्काउंट रेट, तो तुम अपने मेथड से डिस्काउंट रेट निकाल सकते क्या? नहीं। क्योंकि फिर अगर क्वेश्चन में पीवी दिया था तो तुम्हारा आंसर और आईसीआई का आंसर मैच होना चाहिए, राउंड ऑफ का भी डिफरेंस नहीं चलेगा। इसलिए तुमको यही लेना है। फिर तुम 1/1.1 वो वाला दिमाग लगाओगे क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो। तो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन में पीवी दिया वही लो। अगर ये सर 15% से नहीं आ रहा, फिर भी यही लेना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। बोलो समझ में आ रहा क्या? कितना आ रहा बोलो फटाफट, कितना आ रहा? ये मिला लिए इसमें एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। अरे करो ना, पूरा करो ना, कैसा कैसा। नेट, नेट इन्वेस्टमेंट निकाल के बताना है। 4 लाख इंडिविजुअली 5 साल का मल्टीप्लाई, 1.5 लाख भी तो मल्टीप्लाई होगा। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। आया क्या? अब तक मैं 4 बार निकाल लेता। क्या? और जीआरवी को 0.4972 से लेना पड़ेगा। कितना आया देखो,
4 लाख को ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये से, ये से, ये से, 1.5 लाख को सिर्फ ये से, 30,45,850। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 30,45,852। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 21,50,000 मेरा भी आंसर करेक्ट है। कितना आ गया? 8,04,148। बोलो आयो, आयो प्रेम रतन धन पायो, मेरा लीजिए इसका आंसर आयो, आयो नहीं आयो, समझो? तालियां बजाओ खुद के लिए, इतना खतरनाक चैप्टर। देखो लीजिए, मैं लिटरली बताऊं, एक एक पॉइंट एग्जाम्पल लेके डिटेल लेके जबरदस्त रिवीजन कराया। इससे डिटेल में रिवीजन नहीं हो सकता। 1 घंटे 20 मिनट का यहाँ पे लीजिए का रिवीजन हुआ। अभी अपन 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। और वहां पर क्या? हाँ ठीक है। अच्छा, बीच में अपना कैमरा बंद हो गया था तो प्लीज रिकॉर्डेड वालों मैनेज कर लेना थोड़ा, ठीक है? अच्छा, एक यहाँ पे देखो, ये वाले क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, जब हमने करते टाइम कहा, तुम्हारा ध्यान था कि मेरे को आंसर भी गलत बोल रहे हैं, यहाँ का ही आंसर छाप के बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब भी अपन नेट इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट के लिए अपन क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या किया आईसीआई ने, पता है? देखो कितनी खतरनाक गड़बड़। सब कुछ लिए। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे आ गया जीआरवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी आ गया। इसमें यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू ऐड करनी चाहिए थी, बरोबर है? अच्छा, इन्होंने यहाँ पे 1+2 लिखे तो ऐड। वेलकम टू आईसीएआई। ठीक है, क्या है? 13,45,000 एक्चुअली आना क्या चाहिए? अपना आंसर क्या आया? 14,15,460। बोलो इतना ही आना चाहिए क्या? बोलो रे। यस। अच्छा, इसमें अगर तुम देखेंगे 14,15,460 तो कितना आ जाएगा? 7,34,540 इतना आया क्या? बोलो रे। यस, यानी इनका गलत है, अपना सही है। अच्छा, वैसे भी आरटीपी, आरटीपी में अक्सर मिस्टेक हो जाती है। बोलो बराबर है क्या? ऐसा था? कब का आरटीपी है? तुम्हारा ही अटेम्प्ट का आरटीपी। आरटीपी में जनरली गलतियां रहती। इट्स ओके, वी कुड एबल टू मैनेज। यहाँ तक क्लियर है? न्यू एएस स्टार्ट करेंगे। AS20 अर्निंग पर शेयर। अब देखो वो ईपीएस, इसका नाम में ही सब कुछ है। ईपीएस में क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं? अर्निंग पर शेयर। समझ में आ रहा क्या? बोलो रे। यस। अब देखो, अर्निंग पर शेयर मतलब क्या? अर्निंग लेना डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईपीएस। सर किसके लिए रहेगा मैंडेटरी? कंपनीज के लिए, सारे कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। बोलो बराबर है क्या? यस। तो इसमें कुछ चीजें बातें ध्यान देना। अब देखो, अर्निंग जब ले रहा मैं और नंबर ऑफ शेयर कर रहा डिवाइड, तो अर्निंग भी शेयर होल्डर की रहनी चाहिए या सबकी? देखो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर रहा तो अर्निंग शेयर होल्डर की रहनी चाहिए सबकी। सब मतलब कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। क्या इनकी भी अर्निंग रहेगी या इनकी अर्निंग पहले माइनस करनी पड़ेगी? माइनस मतलब जब मैं ईपीएस निकाल रहा, तब मेरे को नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर लूंगा। क्या लूंगा? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर लूंगा। कैसे लेंगे अपन? देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस कर दो, टैक्स एक्सपेंस है तो माइनस कर दो, डिबेंचर का इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो माइनस कर दो। उसके बाद जो बचा वो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी क्या लूंगा मैं? सबसे पहले लूंगा ऊपर नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिवाइड क्या करूंगा? नंबर ऑफ शेयर। लेकिन यहाँ पे ना थानोस, पता है थानोस? वैसे ही थानोस का भाई यहाँ पे कौन है? वेनोस। वेनोस मतलब क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, वेनोस लूंगा। अब सर व्हाट डज मीन बाय वेनोस? इसका सिंपल लॉजिक बता दो। देखो ध्यान देना, मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 अप्रैल को 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर थे, 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 1
1 जुलाई को मैंने 25,000 शेयर इशू किया। 30 सितंबर को 15,000 शेयर बाय बैक किया। ईयर एंड पे कितने शेयर रहेंगे बताओ? 1,10,000 शेयर आ रहे, क्या बोलो रे? यस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट 1,10,000 से डिवाइड करना गलत होगा या सही? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये 25 तो कब से आए? जुलाई से। इनको पूरे साल का हिस्सा मिलना चाहिए क्या? नहीं। ये 15 तो 30 सितंबर पे ही बायबैक हो गए, मतलब इसके आगे का उनको हिस्सा मिलना चाहिए था क्या? नहीं। इसलिए अपन क्या पे निकालेंगे? यहाँ पे वेनॉस निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे वेनॉस। दो तरीका है सिंपल, क्या करो, या तो बायबैक को माइनस में कंसीडर करो, दूसरा तरीका क्यूमुलेटिव बेसिस वाला है। दोनों तरीके से बताता। 1 लाख पूरे साल भर थे क्या? 1 लाख इंटू 12/12 प्लस 25,000 जुलाई से कब तक थे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। माइनस बायबैक को माइनस 15,000 कब से बायबैक हुआ? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6/12 कितना आएगा? 1,11,250 विल बी माई वेनॉस। बोलो बोलो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने जब से शेयर उसी है उसको वेट किया, वेट दिया। जब से शेयर बायबैक किए उसको वेट दिया। बोलो बराबर है क्या? ये क्या हो गया मेरे लिए? वेनॉस वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, इसको क्यूमुलेटिव पे कैसे निकालते हैं? यहाँ से यहाँ तक एक था, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 1,25। और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 1,25 माइनस 15, 1,10। तो ऐसे केस में क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? 1 लाख जुलाई तक थे, यानी अप्रैल, मई, जून, इंटू 3/12 प्लस 1,25 कब सकते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, प्लस 1,10 कब से कब तक थे? 6 महीने। क्या आंसर सेम ही आएगा क्या? देखो क्यूमुलेटिव में भी आंसर दोनों में इससे कितना आएगा? सेम ही आएगा। इसमें भी कितना आंसर आया? 1,11,250। इसमें उसमें भी कितना आंसर आया था? 1,11,250। बोलो मैंने ये क्या हो गया? वेनॉस वेटेड एवरेज निकालना हो गया। बोलो मैंने क्यों कर रहे वेट? क्योंकि एक्चुअली क्या टाइम फैक्टर को वेट देना जरूरी है क्या? यस। ये क्या हो गया मेरे लिए? वेनॉस। तो मैं अर्निंग पर शेयर कैसे निकालूंगा? एनपैट बाय वेनॉस। कैसे निकालूंगा? एनपैट बाय वेनॉस। एनपैट मतलब क्या? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो बराबर है? यस। डिवाइड कैसे करूंगा? वेनॉस। वेनॉस मतलब क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या करूंगा वापस से? एनपैट बाय वेनॉस। एनपैट मतलब क्या? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। वेनॉस मतलब क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोलो पक्का? क्लियर है? कोई दिक्कत, दुविधा, अड़चन, समस्या, प्रॉब्लम? यस प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखो कुछ इसमें स्पेशल केसेस है, कब कब से कंसीडर करना उसका अलग से चार्ट है। अभी के लिए पहले इतना समझा क्या? यस। चलो आ जाओ पहले इतना पढ़ लेते। किसको अप्लाई होगा? देखो डिटर्मिनेशन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए अपन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑल कंपनीज के लिए मैंडेटरी है डाइल्यूटेड ईपीएस, नॉन एसएम्स के लिए मैंडेटरी है। ये सब बातें हो गई, ठीक है। ये देखो कैसे निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग पीरियड। मतलब क्या किया? इनपेड बाय वेनॉस। अर्निंग कैसे निकाला? नेट प्रॉफिट, प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम है तो हटा दो उसका इफेक्ट, टैक्स वैक्सेस है तो हटा दो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हटा देना। नेट प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कब हटेगा? ध्यान देना। अब देखो दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर रहते हैं, एक तो क्यूमुलेटिव, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या? जिसको इंटरेस्ट नहीं दिए तो भी उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगले साल दो, मतलब क्यूमुलेट होता जाएगा। तो ऐसे केस में जितना का जितना पूरा उसका इंटरेस्ट जितना है उसको जितना बनता पूरा का पूरा माइनस करूंगा क्या? यस। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या? अगर इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भूल जाओ। तो ऐसे केस में कितना डिविडेंड माइनस करूंगा? जितना डिविडेंड प्रोवाइड फॉर किया, मतलब जितना डिविडेंड दिया। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड दो या मत दो, फुल अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी क्या? यस, फुल अमाउंट वेदर और नॉट प्रोवाइडेड। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में कितना माइनस करूंगा? जितना प्रोवाइड फॉर किया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव रहते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर कंसीडर करना पड़ेगा। बोलो बराबर है क्या? अरे बोलो रे। यस। चलो ठीक है। अच्छा, अगर मोर देन वन क्लास ऑफ इक्विटी शेयर है तो ईपीएस कैसे अपोर्शन करूंगा? उनके डिविडेंड राइट के बेसिस पे।
अच्छा सबसे पहले अपन बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। बेसिक अर्निंग पर शेयर में वेनॉस ले लो। वेनॉस में शेयर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में एडजस्टेड बाय शेयर बॉट बैक एंड इशूड बाय वेट ऑफ टाइम वेट फैक्टर, ये पता है कि अपने को बोलो रे। यस कैसे निकालूंगा टाइम वेट फैक्टर, नंबर ऑफ डेज द शेयर आउटस्टैंडिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। अपन डेज की जगह क्या लिए थे, डेज की जगह क्या ले सकते हैं, मंथ्स, और मंथ्स भी ले सकते हैं क्या। यस अच्छा कब से वेनॉस के लिए कंसीडर करना, अगर कैश में शेयर इशू किए तो जब से कैश रिसीवेबल था। डेप्ट कन्वर्ट कर रहा तो जो रेट पे डेट कन्वर्ट हुआ। प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट जब से सीज हो जाएगा, प्रिंसिपल के बदले मतलब मेरा लोन था, लोन के बदले मैंने उसको शेयर दे दिया, तो वो केस में कब से, जब से मेरा इंटरेस्ट बंद हो गया। लायबिलिटी सेटलमेंट हुई तो जब रेट पे लायबिलिटी सेटल हो गई। एसेट के बदले शेयर दिए तो जो रेट पे एसेट आया, एसेट एक्वायर हुआ। सर्विस दिए तो जो रेट पे सर्विस दिए वो उसके बदले। उसके बाद कंटिजेंटली इशूबल शेयर, मतलब कोई कंटिजेंसी, मैंने बोला इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान मैच जीत गया तो मैं शेयर बांटूंगा, पाकिस्तान जीत गया, फिर शेयर बांटने पड़ेंगे ना, यानी कब कंडीशंस मेट होने के बाद। अमालगमेशन नेचर और परचेज, मर्जर और परचेज है तो डेट ऑफ एक्विजिशन या बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। पार्टली इक्विटी शेयर है तो इसमें अलग से अपन कंसीडर करते हैं, फेयर वैल्यू बेसिस पे आगे सीखेंगे, और राइट इशू में एडजस्टमेंट फैक्टर आगे सीखेंगे, और बोनस में भी आगे सीखेंगे, एक बाय स्टेप। पहले ये किसके लिए पढ़े, बेसिक के लिए। किसके लिए पढ़े, बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब देखो ध्यान देना, कहीं पे भी मेरे पास पार्टली पेड इक्विटी शेयर है तो उसको क्या कर दो, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर से ट्रीट करना। मतलब कैसे, ध्यान देना, सपोज मेरे पास 10,000 शेयर थे, ये 100 फेस वैल्यू है, 100 पेड अप है 80, या पेड अप पकड़ो 50। 10,000 शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 है, पेड अप 100 है। ऐसे केस में वेनॉस कैसे निकालेंगे, तो पार्टली पेड को ना फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दो। कैसे, 10,000 शेयर थे, 100 फेस वैल्यू थी, पे कितने की है 50, तो मेरे को कंसीडर कितना करना, 10,000 इंटू 50/100 मतलब कितने, 5,000। इसको अगर वो टाइम वाला वेट फैक्टर है तो मन से मल्टीप्लाई बाद में अलग से कर लेना। 10,000 शेयर 100 के 100 पेड थे, कितना हो जाएगा बोलो, 10,000। टोटल वेनॉस कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, यानी मैंने क्या ट्रिया, फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसी को, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। यानी ऐसे केस में जहाँ पे पार्टली पेड है ट्रीटेड एज फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अगर उनके डिविडेंड राइट है, डिविडेंड में पार्टिसिपेट करने का राइट है, तभी फ्रैक्शन काउंट करना। बोलो बराबर है क्या। अच्छा डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेस वैल्यू है, तब भी ऐसे ही कन्वर्ट करूंगा क्या, सेम फेस वैल्यू कंसिडर करके कन्वर्ट कर देना। मतलब कैसे, देखो ध्यान देना, मेरे पास 1,000 शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 100, 10,000 शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10। ऐसे केस में वेनॉस कितना लूं, क्या 20 लूं तो गलत हो, 11,000 लूं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई, इसकी फेस वैल्यू कितनी थी 100, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 10, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर सकता क्या मैं, यस 1,000, इसकी फेस वैल्यू कितनी थी 100 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, 10,000 ये वाले, इसकी तो 10 है, 10,000 ये वाले, टोटल कितना हो जाएगा 30,000। यानी फेस वैल्यू अलग अलग नहीं है तो फिर भी फ्रैक्शन करके कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बोलो रे। डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू है तो कैलकुलेट कन्वर्टिंग बाय द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर ऑफ सेम नॉमिनल वैल्यू, बोलो रे। यानी पार्टली पेड है, इक्विवेलेंट शेयर निकाल सकते हैं क्या, बोलो रे। Yes, दिक्कत वेनॉस में, एनपैड के लिए दिक्कत ही है, एनपैड तो डायरेक्ट आ जाएगा, बोलो रे। सर बोनस शेयर कब से कंसीडर करना चाहिए, अब एक बार व्हाट डज मीन बाय बोनस शेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर मतलब क्या, शेयर इशूड एट नो एडिशनल कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने शेयर दे दिए। अब ऐसे केस में होगा क्या, बोनस शेयर तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो वो डेट में क्या इनिशियल डेट से ही वो बढ़ रहा है क्या, यस। तो बोनस शेयर के लिए रूल क्या है पता है, बोनस शेयर आर कंसिडर्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। कब से कंसिडर करना, बोनस शेयर आर कंसिडर्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड, मतलब इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ऑटोमेटिकली बोनस शेयर को कंसीडर कर लेना। हमेशा याद रखना जो भी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देते उसको कब से कंसीडर करते, अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड से। कब से कंसीडर करते, अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। यानी अगर जनवरी है तो जनवरी, अप्रैल है तो अप्रैल से बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखो ईपीएस प्रेजेंट का, अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब बनाता हूँ 1 साल क्या बनाता है या 2 साल,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल का डेटा देता और पिछले साल का भी डेटा बताता हूँ। बोले बरबर है, यानी 2 साल का कंपैरेटिव पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी में 2 साल का डेटा देता हूँ। तो अगर बोनस शेयर इशू किया इस साल तो कंसीडर होगा, क्या पिछले साल भी रिकंसीडर करना पड़ेगा क्या? यस। हेलो, हाँ, क्योंकि बोनस शेयर विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट रिपोर्टेड डेट। बोलो बरबर है क्या? अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्ट डेट, जब से अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्ट किया तब से बोनस शेयर कंसीडर करने पड़ेंगे। बोलो बराबर है क्या? अरे बोलो रे। यस, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, दुविधा, अड़चन, समस्या? यस प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बोनस शेयर कब से कंसीडर करना? अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। बोलो बराबर है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो बिगिनिंग से, पिछले साल भी है तो पिछले साल भी। बोलो बराबर है क्या? यस। देखो वही यहाँ पे बोला हुआ है, कंसीडर बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। पिछले साल का भी है तो रेट्रोस्पेक्टिवली लास्ट ईयर का भी कंसीडर करना पड़ेगा क्या? यस। समझा यहाँ तक? बोनस क्लियर है? राइट, व्हाट डज मीन बाय राइट इशू? देखो क्या रहता, जो पुराने शेयर होल्डर है उनको एक एटीट्यूड रहता, भाई तुम शेयर इशू कर रहे हैं ना, तुम नवे लोगों को क्यों ला रहे हैं? हम ही कंपनी को पैसे हम देंगे, हमारे बहुत पैसा है, कंपनी को एडिशनल हम देंगे पैसा। कौन बोलेंगे ऐसा? पुराने शेयर होल्डर। लेकिन पुराने शेयर होल्डर क्या बोलेंगे? हमको वैल्यूएशन कम पे चाहिए, ज्यादा पे, कम वैल्यूएशन पे चाहिए। अब देखो ध्यान देना, राइट शेयर मतलब क्या? पहले अगर 1 लाख शेयर थे, कितने शेयर थे? 1 लाख शेयर, और मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही थी 100 रुपए। कितनी फेयर वैल्यू चल रही थी? 100। तो मैं क्या करूंगा, जो 10,000 शेयर थे ना, इनको 1 लाख शेयर है ना, इनको राइट दूंगा, सपोज 2:1 का, मतलब 2 शेयर हेल्ड कर रहे, उसके बदले 1 शेयर दूंगा राइट में। वैल्यू ऑफ राइट विल बी 75। देखो 100 का शेयर कितने में दे रहा? 75। क्या कम पे दे रहा क्या? तब इसमें एक बात बताओ, क्या एलिमेंट लग रहा? 25 रुपए तो लिए ही नहीं, 25 रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? बोलो रे। यस। अच्छा कोई भी चीज फ्री में देते तो अपन क्या करते? अर्लीस्ट पीरियड रिवॉर्डेड से कंसीडर करते क्या? यस, यानी इसमें दो चीज है, एक तो बोनस एलिमेंट है और एक फुल्ली पेड का एलिमेंट है। बोलो बरोबर है क्या? यस। तो ऐसे केस में अपन निकालेंगे एक एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या निकालेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर। सर एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए मेरे को चाहिए थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस मतलब ऐसी प्राइस जिसमें राइट का एलिमेंट हटा दो। अब एक बात बताओ, पहले कितने 1 लाख शेयर थे? 1 लाख, और पहले की फेयर वैल्यू कितनी थी? 100। कितने शेयर में राइट पे दूंगा? 50,000। राइट प्राइस कितना था? 75। डिवाइड बाय टोटल नवे शेयर कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख। कैसे? 1 लाख ये वाले, 50,000 ये वाले, तो थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस कितना आया? 91.6। राउंड ऑफ में आ रहा है क्या? मजा नहीं आया? इसको राउंड ऑफ आया तो 70 करो। 70 से देखो राउंड ऑफ आ रहा है क्या? हाँ, 90 आ रहा, 70 करो, वेरी गुड। 70 कर दो, तो 70 से कितना आ गया मेरा प्राइस? 90। कितना है थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस? 90 आ गया। बोलो बराबर है? देखो क्या किया मैंने, पुराने शेयर, पुरानी फेयर वैल्यू, प्लस न्यू शेयर, और उसको कितने पे इश्यू किया, मतलब जितने राइट में पैसे आए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। क्या निकला मेरा? थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस कितना आ गया? 90। एडजस्टमेंट फैक्टर मतलब क्या? फेयर वैल्यू बिफोर राइट बाय थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या है? थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। यहाँ पे फेयर वैल्यू बिफोर राइट कितना था? 100। थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस कितना है? 90। तो एडजस्टमेंट कितना, फैक्टर कितना? 1.1111। बोलो बराबर है क्या? यस। तो अब देखो बोनस एलिमेंट कितना कंसिडर करूंगा? कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 1 लाख। 1 लाख इंटू 1.111 मतलब कितना आ जाएगा? 1,11,111। कब से कंसिडर करने पड़ेंगे? बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। बोलो बराबर है क्या? Yes. अच्छा अब बताओ, 6 महीने बाद ये राइट इशू हो गया,
तो राइट इश्यू हो गया तो फिर बोनस एलिमेंट कंसीडर करने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब अगर सपोज ये 6 महीने तक थे और 6 महीने बाद पूरा शेयर इश्यू हो गया, फिर उसके बाद तो 1 लाख प्लस कितना आएगा? बोलो कितना? 50,000। तब कितने शेयर हो जाएंगे मेरे पास? 1.5 लाख। तो वेनॉस निकाल देना इसको 6 महीने, 1.5 लाख को 6 महीने। बोलो बराबर है क्या? यस। यानी ये कब वेनॉस निकालते टाइम काम आएगा। ध्यान देना, बोनस शेयर कब तक कंसीडर करेंगे? बोनस एलिमेंट जब तक शेयर फुल्ली इशू नहीं हो जाता। एक बार इशू हो गया तब तो फिर पूरे 1.5 हो गए। बोनस कितना है? 11,111 का बोनस है। 11,111 शुरुआत से कर रहे हैं। बचे कुछ यहाँ तो फिर कब से कंसीडर करो? जब से शेयर इश्यू हुआ है। बोलो बराबर है क्या? अरे बोलो रे। यस। क्या किया? राइट शेयर में अपन ने क्या निकाले? एडजस्टमेंट फैक्टर। कैसे निकाले? थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस लेके। थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस क्या था? पुराने शेयर पुरानी वैल्यू प्लस नवे शेयर नवी वैल्यू डिवाइड बाय पुराने प्लस नवे। बोलो बराबर है। क्या गया? थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे लिए? फेयर वैल्यू ऑफ पुरानी वाली डिवाइड बाय थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। एडजस्टमेंट फैक्टर ले लिया। बोलो बराबर है क्या? अरे बोलो रे। यस। देखो ध्यान दो, क्या है? सबसे पहले निकालना है मेरे को बोनस एलिमेंट। निकालने के लिए थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस चाहिए राइट इशू के केस में। फेयर वैल्यू फॉल शेयर बिफोर राइट प्लस टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन राइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड इन राइट। बोलो बराबर है क्या? उसके बाद एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे लूंगा? फेयर वैल्यू प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट डिवाइड बाय थेरोटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। बोलो बराबर है क्या? अच्छा, फिर इसके बाद बोनस एलिमेंट कैसे निकालूंगा? शेयर आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। अच्छा, क्या ये बोनस एलिमेंट पिछले साल के ईपीएस में भी कंसीडर करना पड़ेगा क्या? यस। कब से? अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड से कंसीडर करूंगा। बोलो बराबर है क्या? अरे बोलो रे। यस। यहाँ तक समझा? राइट शेयर बोनस शेयर पक्का समझा? अरे बोलो रे। यस। अच्छा, ऐसे में ही एक और चीज है, शेयर ऑप्शन। जनरली आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इनकेस कभी आ जाता है तो वो वाला भी देख लेना। शेयर ऑप्शन वाला थोड़ा सिमिलर है लेकिन अलग है। देखो कहाँ दिख रहा? क्या शेयर ऑप्शन रीस्टेटमेंट एंटी डायल्यूटिव डायल्यूटिव यूपीएस इन केस ऑफ शेयर ऑप्शन। ये केस में शेयर ऑप्शन मतलब क्या? ध्यान देना, बहुत बार मैं न्यू शेयर होल्डर को सस्ते पे शेयर देता हूँ। क्या देता हूँ? न्यू शेयर होल्डर को सस्ते पे। तो ऐसे केस में क्या करना? जितने पैसे आए अज्यूम फेयर वैल्यू पे आए। सपोज फेयर वैल्यू थी क्या हो रहा? हाँ, सपोज फेयर वैल्यू थी, व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, सपोज फेयर वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन मैंने शेयर ऑप्शन शेयर वारंट में शेयर इशू किए 80 पे। तो ऐसे केस में क्या करो? जितने भी शेयर हुए इशू अज्यूम इट इज एज फुल। सपोज 10,000 शेयर मैंने दिए 80 पे, बरोबर है? इसको क्या अज्यूम कर लो? कितने पे हुए इशू? 100। कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर बताओ? 8,000 आए क्या? बोलो रे। यस। तो बोनस एलिमेंट कैसे निकलेगा? 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 में से 8 तो फुल्ली पेड थे, तो बोनस एलिमेंट कितने का हो गया? 2,000 का। सिंपल है क्या? यहाँ पे बोनस एलिमेंट? बोलो रे। यस। ये शेयर ऑप्शन में। राइट में ऐसा है क्या? राइट में अपन क्या निकालते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर। लेकिन यहाँ पे उतना दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं? प्रोसीड एट फेयर वैल्यू अमाउंट रिसीव बाय फेयर वैल्यू। बोलो बराबर है क्या? अच्छा, ये क्यों यहाँ पे अलग से शेयर ऑप्शन में? क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसीडर था, वो अलग से बाद में बताऊंगा। अब ये जो 2,000 शेयर बोनस क्या है? ये मैं इनिशियल डेट से कंसीडर करूंगा, मतलब बोनस एलिमेंट कंसीडर करूंगा। 8,000 को बोनस एलिमेंट कंसीडर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। बोलो बराबर है क्या यहाँ तक? अरे बोलो रे। पहले यहाँ तक समझा गया? इस और में एक बार फटाफट काउंट में बोलो यस। ठीक है। अब देखो, दो तरीके के ईपीएस रखते हैं। एक तो है बेसिक, जो अब तक अपन ने सीखे, ठीक है, यानी सिंपल, क्या? एनपैड बाय वेनॉस। दूसरा है डाइल्यूटेड। तुमको बहुत अच्छे से पता। व्हाट डज मीन बाय डाइल्यूशन? डाइल्यूट करना मतलब क्या? बोलो। डाइल्यूट करना मतलब क्या? वैसे कभी हुआ क्या, घर में चाय बना रहे, शक्कर ज्यादा डल गई, क्या करते हैं अपन? नमक डाल देते क्या? दूध डाल देते। क्या डाल देते? दूध। ठीक है। या फिर घर में ऐसा कभी दाल मम्मी बना रही
और दाल में नमक ज्यादा हो गया तो मम्मी थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल देते, क्यों? डाइल्यूट करने के लिए उसका इफेक्ट, यानी डाइल्यूट मतलब क्या, कोई भी चीज की इफेक्ट को कम कर देना। अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग थी, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या फ्यूचर में ऐसी कुछ घटना होगी जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग कम हो जाएगी। ऐसा कब हो सकता है, देखो ध्यान देना, मैंने डिबेंचर इशू किया था, कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब आज के डेट में तो डिबेंचर है मतलब इंटरेस्ट खा रहे, जब कन्वर्ट हो जाएंगे तब कौन बन जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो केस में इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग कम हो सकती क्या, यस, बोले बोल रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, देने वाले हाथ रहते तो लेने वाले भी हाथ रहते, मतलब डिबेंचर इक्विटी शेयर बन गए तो क्या उनको इंटरेस्ट देंगे क्या, चल भाग, अब तो क्या बन गया, शेयर होल्डर। बोले बराबर है। यानी देखो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, ध्यान देना, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर कम हो रहा ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि मैंने कन्वर्टेबल डिवेंचर थे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे, शेयर वारंट पे शेयर इशू करने वाला था, ये सब मेरे को पता था इन फ्यूचर होने वाला है, तो क्या मेरी अर्निंग्स डाइल्यूट होने वाली थी क्या, yes. तो अपना ये क्या बोलता, अभी से डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बताओ मतलब क्या, मान लो कन्वर्ट हो गए, अब तक हुए क्या, फिर भी मान लो कन्वर्ट हो गए, तो बोलो मान लिया, मान लिए, मैंने बोला मान लो कन्वर्ट हो गए तो मान लिया, बोले समझ में आ रहा है क्या, बोलो रे, यस, पक्का, कोई दिक्कत दुविधा अड़चन समस्या प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान देना, जब अपन मान रहे कन्वर्ट हो गया तो क्या उसको इंटरेस्ट देंगे क्या, ऐसे केस में इंटरेस्ट एड बैक करो। लेकिन एक बात बताओ, पहले अगर इंटरेस्ट माइनस करता था तो क्या इंटरेस्ट टैक्स एक्सपेंस में अलाउ होता था क्या, यस, क्यों, क्योंकि देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ तो इसके ऊपर टैक्स कम लगेगा, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं लग रहा तो क्या शेयर होल्डर की अर्निंग के ऊपर टैक्स लगता है क्या, यस, यानी क्या मेरे को नेट ऑफ टैक्स अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी, यानी इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो उसके ऊपर का टैक्स एक्सपेंस लेस करना पड़ेगा, बोलो बराबर है क्या, यस। अब देखो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए क्या करना, एक तो एनपैड बाय वेनोस था, एनपैड में क्या करो, इंटरेस्ट से तो ऐड करो, टैक्स से तो लेस करो, न्यू एनपैड आ गया, वेनोस कैसे निकालूंगा, वेटेड एवरेज लूंगा, लेकिन ऐसे केस में क्या अज्यूम करूंगा, जो भी डिबेंचर से कन्वर्ट हो गए, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गए, वारंट इशू हो गए, अच्छा वारंट के केस में अभी जो 2000 बोनस शेयर निकाले ना उतना ही कंसीडर होगा वारंट के केस में, समझ रहा क्या, डाइल्यूटेड के केस में, बोलो रे, यस। यानी डाइल्यूटेड में अपन क्या अज्यूम करते हैं, जो कन्वर्ट होना था वो कन्वर्ट हो गया, बोलो, और क्या अज्यूम करते हैं, जो कन्वर्ट होना था वो कन्वर्ट हो ही गयो, बोलो बराबर है क्या, अरे बोलो रे, यस और नो, यस, ये क्या है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है, आ जाओ ध्यान दो, देखो पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब क्या, ऐसे शेयर जिसमें फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर, शेयर वारंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर, बोलो बराबर है क्या। अच्छा ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान तुम्हारे अपने एएस में नहीं है पर्टिकुलरली, क्योंकि ये एएस से एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकालूंगा, नेट प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल लिक्विडेशन, मतलब डिबेंचर शेयर वारंट इन सबको कंसीडर करने के बाद, वेनॉस कब, आफ्टर कंसीडरिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट है, कैसे इंक्रीज हो जाएगा, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड से बढ़ जाएगा, बोले बने एडजस्टेड फॉर टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा एडजस्टेड फॉर द टैक्स एक्सपेंस, बोले बने क्या टैक्स मेरे को हर बार माइनस करना पड़ेगा क्या, यस। वेनॉस में ऑल कन्वर्जन अपन अज्यूम कर लेंगे, अज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ ऑल डायलेटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर, इट इज डीम्ड टू बी कन्वर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रिपोर्टेड, बोलो बराबर है क्या, अरे बोलो रे। अच्छा अगर कहीं पे भी शेयर एप्लीकेशन बनी आ गई लेकिन अलॉटमेंट पेंडिंग है तो उसको डायल्यूटिव ट्रेड करना पड़ेगा क्या, यस, डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर ट्रेड करेंगे। अच्छा एक दो चीजें है, डायल्यूटिव और एंटी डायल्यूटिव, डायल्यूटिव मतलब क्या, अर्निंग कम कर रही, एंटी डायल्यूटिव मतलब मेरे को क्या लगा, मैंने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ पता है, मेरी अर्निंग बढ़ गई, ऐसा कब होगा, डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने के बाद भी मेरी अर्निंग बन जाएगी, ऐसा कब होगा, सपोज
मैं लॉस मेकिंग कंपनी हूँ और मेरे पास हैवी इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट हट गया तो लॉस मेकिंग कंपनी किस में हो जाएगी? प्रॉफिट। यानी मेरे को तो लगा था कन्वर्जन से डाइल्यूट होगा, लेकिन मैं तो पहले ही जो आदमी खड्डे में है, उसको गिरने का क्या ही डर। बोलो बराबर है ना? यस। तो इसलिए ऐसे चक्कर में ध्यान देना हमेशा। अगर मैं ऑलरेडी खड्डे में, मतलब मेरे को पता है मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरा हूँ ऑलरेडी, मेरे को क्या फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ऐसे केस में एंटी डाइल्यूटिव मतलब क्या? अर्निंग कम होने की जगह बढ़ गई। ये अलाउ करेगा क्या? नहीं। एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस बताना अलाउड नहीं है। सिर्फ कौन सा ईपीएस बता सकते हैं? डाइल्यूटिव वाला। एंटी डाइल्यूटिव है तो अलाउ होगा क्या? नहीं होगा। बोले बने क्या? इतना ही है यहाँ पे। अच्छा, रीस्टेटमेंट, क्या मेरे को प्रीवियस ईयर का भी ईपीएस रीस्टेट करके बताना है क्या? यस। प्रेजेंटेशन, हर बार 2 साल का ईपीएस बताओ, डिस्क्लोजर करना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब एनपैट कैसे निकाले, वेनॉस कैसे निकाले, नॉमिनल वैल्यू क्या आती है, वो सब डिस्क्लोजर दे देना। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, इसके भर भर के क्वेश्चन है। अच्छा, कब का है देखो? मई 2024। पार्ट ए लीजेस का था, पार्ट बी ईपीएस का है, ठीक है। 50,000 इक्विटी शेयर थे। यहाँ गड़बड़ है। क्या निकालना पड़ेगा? फ्रैक्शन। 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 10 ईच। 10,000 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर इंटू 3 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जुलाई 21 रिमेनिंग 20 कॉल्ड अप एंड पेड अप फॉर ऑल शेयर होल्डर एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000। मतलब जुलाई में सब ने दे दिए, किसने नहीं दिया? 10,000 शेयर ने नहीं दिया। कंपनी हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 344, लेकिन क्या 344 आफ्टर टैक्स है, लेकिन इसमें से क्या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया, फिर भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलता कि प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी एडजस्टेड है, तब तक नहीं मानना। यानी हर बार क्या माइनस करना? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे एनपैट पहले निकाल लेंगे। देखो 344 था, और आज व्हाट इज हैपनिंग? एनपैट कितना आएगा देखो? 344 था। इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड 8% है, 2 लाख 20 लाख का 8%। तो कितना बचेगा? 1,84,000। क्या आ जाएगा? 1,84,000 मेरा क्या आ गया? क्लियर है ये? अब वेनॉस निकालना है। वेनॉस डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, क्यों? बेसिक के लिए निकाल रहे, पहले दोनों भी बेसिक के लिए निकाले। किसके लिए निकाले दोनों भी? एन पार्टिकल कितना आ गया? 184। वेनॉस, वेनॉस में क्या दिक्कत थी? 80 पेड़ था। मतलब बराबर है। अब देखो 50,000 शेयर, कितने शेयर है? 50,000 शेयर कितने पेड़? 80। 100 रुपए में से कितने पे किया? 80। अब एक बात बताओ, ये शेयर फुल्ली पेड कब हो गए थे? जुलाई। यानी मैंने पहले 3 महीने के लिए कंसीडर करूंगा। बोलो बने रहे क्या है? अप्रैल मई जून, 3/12। जुलाई के बाद क्या हुआ? 40,000 शेयर, देखो 10,000 नहीं हो, लेकिन 40,000 कितने हो गए? 100 पेड अप हो गए, क्या बोलो रे? यस। इनटू कितने बाय 9/12? 30,000। लेकिन 10,000 कितने पे रह गए? 80। क्यों यहाँ पे 80 लिया? क्योंकि 10,000 शेयर होल्डर ने पैसे दिए क्या? नहीं। देखो अगर क्वेश्चन में आके तुम देखेंगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में तुम्हारे, देखो ऑल शेयर होल्डर ने पे किया, लेकिन 10,000 इक्विटी शेयर पे आए नहीं पैसे। आए नहीं तो नहीं आए तो क्या करेंगे? जेब से थोड़ी डालेंगे। बताओ। 6,000। 6,000। तो वेनॉस कितना आ जाए? 46,000। बेसिक ईपीएस बीईपीएस कितना आएगा बोलो? 184 46।
अच्छा, और यहाँ पे क्या डाइल्यूटेड भी बताना है क्या? यस, एक डाइल्यूटेड भी है डिबेंचर्स। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? एनपैड भी नया आएगा, वेनॉस भी नया आएगा। एनपैड में क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ? इसका इंटरेस्ट 10 लाख का कितना परसेंट है? 12%। कितना आ जाएगा? 184 में 1,20,000 ऐड। लेकिन जब ये ऐड होगा इंटरेस्ट, तो टैक्स क्या होगा? माइनस टैक्स। 1,20,000 पर टैक्स कितना लगेगा? कितना परसेंट बोला क्वेश्चन में? 30%। 36,000 लेस, तो कितना आया? कितना आया? 2 लाख। इतना आया क्या? देखो, इंटरेस्ट एट टैक्सलेस, वही बताया था ना तुमको। यस, अगर 1,20,000 से इनकम बढ़ी तो 36,000 से टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं और टैक्स लेस करते हैं। इंटरेस्ट मतलब 1,20,000 से इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन फिर 36,000 से टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तब कितना आ जाएगा? 2,68,000। अब देखो, वेनोस मेरा 46,000 था, कन्वर्ट होने की वजह से कितने शेयर बढ़ जाएंगे? अब देखो, कितने डिबेंचर थे? 10,000 डिबेंचर थे। कन्वर्टेबल कितना है? 3 में, मतलब कितने के कितने से मेरा वेनोस बढ़ जाएगा? वेनोस पहले कितना था? 46। न्यू वेनोस कितना आ जाएगा? +30। 76। तो मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है? 268 डिवाइड बाय 76। 3.526 क्या इतना आया क्या? बोलो रे, पक्का? समझा? 3.53 और 4 आया क्या? अपना भी यही आया, इनका भी यही आया। ठीक है। अच्छा, इन्होंने भी सेम कैलकुलेशन की, 46 अपना भी आया, 184 अपना भी आ गया था। बोलो बराबर है क्या? पहले उन्होंने बेसिक निकाले 4 और बाद में डाइल्यूटेड निकाले 3.53। क्या अपना भी इतना ही आंसर आया क्या? बोलो रे। यस। ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 आरटीबी में आया हुआ है। देख लो क्या है। देखो, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई एंड लिमिटेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर 22-23 एंड 23-24। अब देखो, ध्यान देना, राइट शेयर वाला क्वेश्चन है। 22 लाख नेट प्रॉफिट था 22-23 का, 23-24 का 30 लाख। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द राइट कितना था? 10। 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर आउटस्टैंडिंग 2 लाख। अब देखो, राइट इशू से कितने देंगे? 1 न्यू शेयर फॉर ईच शेयर आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आउटस्टैंडिंग के आगे डैट इज है, मतलब कितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे? 2 लाख शेयर मेरे क्या थे? आउटस्टैंडिंग। राइट इशू प्राइस कितना है? 25। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर प्रायर टू राइट कितनी है? 32। फटाफट मेरे को बताओ, थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकालूंगा? देखो, 1 शेयर फॉर 5 आउटस्टैंडिंग, मतलब राइट शेयर कितने आ जाएंगे? 2 लाख डिवाइड बाय 5। 40,000 के राइट शेयर आ गए। बोलो बराबर है क्या? यस। तो कैसे आएगा? 2 लाख इंटू कितना? 32। बराबर है क्या? प्लस 40,000 इंटू कितना? 25 डिवाइड बाय 2,40,000। क्या ये बरोबर किया क्या? पहले के शेयर, पहले की वैल्यू। हाँ, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 2 लाख शेयर है ना? राइट इशू पे 2 लाख शेयर है, पहले 10 थे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 10। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया हुआ था 10। 10 लाख इंटू 32 और 2 लाख इंटू 25। 10 लाख डिवाइड बाय 5 आएगा। डिवाइड कैसे करूंगा? 12 लाख। कितना आया? 30 पॉइंट। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा फिर? बोलो। फेयर वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, एडीजे फैक्टर कितना आएगा? 32 डिवाइड बाय 30.83। 1.8
03 कितना आ जाएगा 1.037। बोलो बोलो कि आपने क्या क्या बताना है। 22-23 का बेसिक। अब एक बात बताओ 22-23 का बेसिक। अच्छा शेयर कब इशू है 1 जुलाई 31 जुलाई 2023 यानी 22-23 में इशू हुए 23-24। तो 22-23 में मेरे को सिर्फ बोनस कंसीडर करना पड़ेगा। 22-23 के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 10 लाख इंटू 1.037 कितना आएगा 22 लाख अर्निंग थी। डिवाइड कैसे करूंगा 10 लाख इंटू 1.037 तो कितना आ जाएगा 22-23 का बेसिक ईपीएस 2.12 आया क्या। अरे बोलो रे कितना आया 2 पॉइंट या तुम्हारा भी इतना ही आंसर आया क्या। अरे बोलो कितना आया 2.12 आ चुका। अच्छा अब इसके बाद क्या निकालने बोला है देखो ध्यान देना। रीस्टेटेड बेसिक। अच्छा रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर राइट इशू मतलब ये राइट इशू वाला जो है ना ये है अपना आंसर 2.12। बोलो बराबर है। ये सेकंड का आंसर है। फर्स्ट का आंसर क्या था 22 लाख डिवाइड बाय 10 कितना है 2.2 यानी 2.2 से शेयर कितना हो गया 2.12 हो गया। बोलो बराबर है क्या। यस 2.2 से कितना हो गया 2.12। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या। यस अच्छा फिर 23-24 के लिए कितना आएगा। अब यहाँ पे देखो जुलाई में तो राइट एक्सरसाइज हो गया यानी बोनस शेयर कब से कब तक के लिए कंसीडर करना था सिर्फ अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए। बोलो बराबर है। यानी ऐसे केस में 10 लाख इंटू 1.037 ये कितने महीने के लिए कंसीडर करना पड़ेगा 4/12। उसके बाद तो पूरे शेयर इश्यू हो गए मतलब 12 लाख हो गए फिर 12 लाख इंटू 8/12 तो मैंने कितना आ रहा। अरे अक्का पहले वेनॉस बोलो 1 लाख इंटू 1.037 इंटू 4/12 3 लाख 3,45,667 और ये 8 लाख कितना आ जाएगा 11,45,667 अर्निंग कितनी थी 30 लाख डिवाइड बाय 11,45,667 देखो तो 30 की अर्निंग थी कितना आया 2.618। बोलो बराबर है क्या। अरे बोलो रे yes, अच्छा इनका आंसर चेक करेंगे 2.2 अपना भी आया 2.12 भी अपना है। अच्छा अपन 2.618 आया विच विल बी राउंडेड ऑफ टू 2.6। बोलो क्लियर है क्या। अरे बोलो रे ये कौन सा हो गया राइट इशू। देखो बोनस डायलूटेड राइट इशू ये वाला वेरी इजी क्वेश्चन। XYZ की होली ओन सब्सिडी थी BC द ग्रुप प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। अब देखो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 करोड़ का लॉस था। कितने का लॉस था 2 करोड़। कंसोलिडेटेड ग्रुप में 40 लाख का प्रॉफिट था। कितने का प्रॉफिट था 40 लाख। अब देखो ध्यान देना पहले शेयर कितने थे 5 शेयर पहले शेयर कितने थे 5। अब क्या बोला हुआ है देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शन 1 लाख शेयर आर टू बी इश्यूड फॉर नो कंसिडरेशन मतलब शेयर ऑप्शन के बोनस शेयर गिवन है क्या। यस अपने को बेसिक और डाइल्यूटेड बताना है सेपरेट भी और ग्रुप का मतलब कंसोलिडेटेड और सेपरेट दोनों बताना है। सबसे पहले बेसिक से तो सिंपल है 5 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा 2 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख। क्या ईपीएस नेगेटिव में आएगा क्या। यस सर ईपीएस नेगेटिव में दिखा सकते हैं क्या। यस कितना आएगा 40। इसका फिर ग्रुप का कितना आएगा 40 लाख डिवाइड बाय 5 8 आ जाएगा। बोलो बराबर है क्या। यस पक्का। कैसे आया 40 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। डाइल्यूटेड में क्या 1 लाख से नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने पड़ेंगे क्या। यस पहले ग्रुप का निकालो नंबर ऑफ शेयर पहले 5 थे अभी 1 लाख से बढ़ गए कितने हो गए
6 लाख, तो 40 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 6.66। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 5 लाख के शेयर 1 लाख हो गए, 6 हो गए। लॉस कितने का था? 2 करोड़। 2 करोड़ डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 लाख, करो तो सही 2 मिनट के लिए। 33.33। अब यहाँ पे देखो, डायल्यूटिव है या एंटी डायल्यूटिव? एंटी डायल्यूटिव बोलूंगा, क्यों? क्योंकि पहले 40 का लॉस था, 1 लाख शेयर और आ गए, कितने का लॉस हो गया? 33। लॉस कम हो रहा या प्रॉफिट बढ़ रहा, मतलब क्या हो गया? अलाउड है क्या? नहीं है अलाउड, यानी कितना बताना पड़ेगा? 40 ही बताना पड़ेगा, क्योंकि शेयर क्या हो जाएंगे? लॉस कम हुआ एंटी डायल्यूटिव, प्रॉफिट बढ़ गया एंटी डायल्यूटिव। बोले बोले यानी यहाँ पे शेयर एंटी डायल्यूटिव है, तो यहाँ पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 40 ही बताना पड़ेगा। बोले बोले क्या, देखो इन्होंने वही किए। 8 6.6, अपना भी इतना ही आएगा देखो, 8 6.66, 40 40, अपना 3.33 आया था, लेकिन 3.33 क्यों नहीं बता सकते बोलो? and treated as dilutive only when would decrease the net profit। बोले बराबर है कि यहाँ पे शेयर एंटी डायल्यूटिव है इसलिए नहीं बताएंगे। बोलो बराबर है क्या? अरे बोलो रे। यस, आर नॉट ट्रीटेड एज डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर बिकॉज दे आर एंटी डायल्यूटिव। बोले ये वाला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करना, तुम्हारे अटेम्प्ट का ही है। और एंटी डायल्यूटिव का मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन डायरेक्ट आरटीपी में क्वेश्चन गिवन है। बोलो बराबर है क्या? चलो यहाँ तक समझा। यहाँ पे कौन सा एंड हुआ? AS20। कौन से ये सप्ताह का अपन ने कर लिए, चलो तुम्हारी खुशी के लिए। 2 7 9 10, अरे सीरीज 11 12 15। क्या बात है, इतने years कर लिए, तालियां हो जाओ खुद के लिए। 26 28, क्या तालियां हो जाओ खुद के लिए। तो एक और बताओ क्या, ए कैटेगरी के पूरे एस खत्म। अब जितने भी है बी और सी कैटेगरी के बाकी है, ए कैटेगरी के पूरे एस कर लिए, और सब छोटे 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 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वाले बाकी है। चलो जमा क्या, यहाँ पे AS19 AS20 हो गया। अच्छा अभी फिर अपना बाकी रहा AS18, और आज के सीक्वेंस में कौन सा बाकी रहा? 20। आज के सीक्वेंस का 18 22 बाकी है, और इसके अलावा चिल्लर चिल्लर तो बाकी है 4 5 29, एप्लीकेबिलिटी, फ्रेमवर्क, डिस्क्लोजर, फिर तुम्हारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सब अपने बाकी रहेंगे। मैं हर एक चीज, इवन इफ एप्लीकेबिलिटी भी चाहे 2 मिनट दूं, लेकिन रिवाइज तो पक्का कराऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। बोलो बोले 1% भी अपन नहीं छोड़ने वाले, 100% कवरेज करेंगे रिवीजन में। बोलो बराबर है क्या? यस चलो फिर।